1/3 of the population is getting wiped out because of heart disease. पिछले 7-8 साल में यंग डेथ्स बहुत हो रहे हैं। मैं अभी एक पेशेंट लिया हूँ, 18 साल में हार्ट अटैक हुआ है उसको। उसकी कोलेस्ट्रॉल जन्म से ही 400-500 है। अब वो क्या कर लेगा बच्चा? Meet Dr. Bimal Chhajjar, MBBS MD in Cardiology, AIIMS Alumnus और SAAOL Heart Care के फाउंडर। अपने रेवोल्यूशनरी अप्रोच से उन्होंने 6 लाख से ज्यादा पेशेंट्स की लाइव्स ट्रांसफॉर्म की है बाय नेचुरली रिवर्सिंग हार्ट डिजीजेस। बिना सर्जरी, बिना स्टेंट्स, बिना बाईपास के। क्या हम कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द हार्ट अटैक? हाई ब्लड प्रेशर रहे, हाई शुगर रहे, स्मोकर रहे, एक्सरसाइज नहीं करे, ओबिस है, स्ट्रेस ज्यादा है, फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खाता हो। आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो हर कोई आ जाएगा इसमें। ऐसे 13-14 कारण है, उनमें से 2-4 बहुत होता है, इमीडिएटली हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है। वर्ल्ड हार्ट डे पर ये पॉडकास्ट हर इंडियन के लिए क्रूशल है जो 18 से 60 साल के बीच में है। आप डिस्कवर करेंगे कि आपकी डेली हैबिट्स कैसे साइलेंटली डैमेज कर रही हैं आपके हार्ट को, और सबसे इम्पोर्टेंट, चलने के वक्त छाती में दर्द हो, सांस फूलता हो, चोकिंग होता हो, ये हो गया हार्ट की बीमारी का लक्षण जब 80 ब्लॉकेज क्रॉस कर जाए तब। पर उससे पहले एक चीज और हो सकती है, वो है अगर इनमें से कम 2-5 साल से ये सारे रीजंस हैं तो आपका सीटी स्कैन चाहे 20 साल हो, 25 साल हो, बनता है। ये कॉन्वर्सेशन लिटरली सेव कर सकती है आपकी लाइफ और प्रोटेक्ट कर सकती है आपके फैमिली का फ्यूचर। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे स्टैट्स मिले, हर 10 सेकंड में एक इंडियन को हार्ट अटैक हो रहा है। यानी कि एक साल में देयर आर 30 लाख प्लस इंडियंस गोइंग थ्रू हार्ट अटैक। तो आई वांट टू स्टार्ट विद व्हाई। सी, हार्ट की बीमारी का जो असली रीजन है वो है डिपोजिशन ऑफ फैट्स इनसाइड द हार्ट ट्यूब्स। उसको कोई रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। असली बीमारी का जड़ ही हट रहा नहीं रहा है तो बीमारी तो बढ़ती जाएगी। और इनफैक्ट अवेयरनेस इतनी कम है हार्ट के बारे में, और जो हमारी कार्डियक इंडस्ट्री है वो लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, बिकॉज इनडायरेक्टली वो जो हार्ट के पेशेंट्स है उन्हें पैसे देते हैं फॉर डूइंग सर्जरीज, एंजियोप्लास्टीज। तो एक ऐसा सा हो गया है कि हार्ट की बीमारी को रोकने का कोई तरीका नहीं है, हो जाए तो बाईपास एंजियोप्लास्टी इज द ट्रीटमेंट। ये गलत नोशन लोगों के अंदर घुस गई है और ये इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। हार्ट की बीमारी बढ़ रही है इंडिया में, एक एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब है एक ही बीमारी से एक ही एरिया में बहुत सारे लोग मरे, और ये एपिडेमिक चल रहा है और ये बढ़ रहा है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में इसको रोका गया है, थोड़ा बहुत कंट्रोल की गई, हमारे इंडिया में बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। एंड आज इंडिया में हार्ट के पेशेंट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। Oh my God. और 1/3 of the population is getting wiped out because of heart disease. 1 करोड़ लोग इंडिया में हर साल मरते हैं, उसमें 35 lakhs is heart। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये आज के दिन में अगर कोई मुझे पूछे तो ये सक्सेस की बात नहीं है, ये फेलियर की बात है। जब पोलियो के पेशेंट खत्म हो जाए तो सक्सेस था, जब स्मॉल पॉक्स का पेशेंट खत्म हो जाए तो सक्सेस था, कोरोना एड्स को भी हमने कम किया, ये भी सक्सेस है। पर हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो ये इट्स अ मैटर ऑफ फेलियर। तो आज हम ऐसे तो हम एंजॉय ये कर रहे हैं कि हार्ट की बीमारी के लिए हम एंजॉय वो कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं वगैरह, बट अल्टीमेटली द होल सिस्टम इज गोइंग टूवर्ड्स रॉन्ग साइड, और इसको चेंज होना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपने बहुत सही बात की। हार्ट अटैक आ जाए तो हम सबको पता है कहाँ जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना है, और आगे का प्रोसीजर भी हमने कहीं ना कहीं सुना हुआ है कि क्या होता है। जिस तरह आपने कहा एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास, ये सब वर्ड्स हमने कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। हमें ये नहीं पता किस डॉक्टर के पास जाना है ताकि हार्ट अटैक ना हो। तो ये एपिसोड बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। मुझे समझना है कि हम कैसे इसे सही तरीके से हम इसे अवॉइड कर सके। बट डॉक्टर बिमल, टू बिगिन विद, आपने कहा कि इंडिया में ये बहुत बढ़ रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं इसे रोकने के लिए। प्लीज़ टेल मी मोर कि हम 5 चीज़ या 3 चीज़ें हम क्या गलत कर रहे हैं, क्यों हमें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं? तो पहले मैं आपको समझाऊं ये हार्ट की बीमारी या हार्ट की जो अटैक का प्रीसीडिंग्स क्या होता है। हाँ जी। यूजुअली हार्ट की बीमारी में डिपॉजिट होती है फैट ऑन द ट्यूब्स वी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, अपने लिए 3 ट्यूब लेता है,
दीज आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। ये कोई 3-4 मिलीमीटर की ट्यूब होती है और ये हार्ट को मसल्स को ब्लड देता है। अब इनके अंदर चर्बी की लेयर जम जाती है तो उसको ब्लॉकेज बोलते हैं। Okay. ये ब्लॉकेज यूजुअली ब्लॉकेज शुरू होती है, समझ लीजिए एडल्टहुड की शुरुआत से। जब अच्छा। बच्चे बड़े होते हैं तो जितना भी फैट खा ले ग्रोथ में लग लेता है। जब हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, मान लो 18 साल में, उसके बाद फैट की जरूरत खास नहीं होती है, तो वो अंदर जमना चालू होता है। और अगर 28 साल में, 18 साल, 20 साल में कोई को हार्ट की बीमारी हो रही है, वो बढ़ता जा रहा है, तो वो बढ़ते बढ़ते जब वो ब्लॉकेज को 70-80% जाएगी, तब जाके उसको हार्ट की बीमारी कहलाएगा। तो हार्ट की बीमारी बनने में बड़े साल लगती है, डिपेंड्स ऑन कितना खराब तरीके से आप जी रहे हो। अगर थोड़ा बहुत खराब करोगे तो 60 साल में बीमारी होगी, और अगर और थोड़ा गलत लाइफ जियोगे तो 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में, और अब तो 20 साल के हार्ट के पेशेंट भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो बीमारी है, ये बेसिकली फैट कितनी जल्दी डिपॉजिट हो रही है, इसमें 2-3 फैक्टर है। एक, फैट आप कितना खाते हो। Okay. दूसरा, हमारी बॉडी में जेनेटिक भी प्रॉब्लम है, हमारे इंडियंस में बहुत जेनेटिक प्रॉब्लम है दैट कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ये दोनों फैट के नाम है, ये बन रही है बॉडी के अंदर इंटरनली। एक तो एक्सटर्नल आता है, वो मीट और फैट और उससे आती है खाने से, और एक आता है हमारे बॉडी में जनरेट होने वाला, वो भी बहुत है। और उसके साथ अगर कोई को हाई ब्लड प्रेशर रहे, हाई शुगर रहे, स्मोकर रहे, या वो एक्सरसाइज नहीं करे, ओबिस है, स्ट्रेस ज़्यादा है, फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खाता हो, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज बढ़ती जाती है। अब बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या होता है, या तो वो 70-80 क्रॉस करे, तब पेशेंट को चलने में दिक्कत हो तो वो उसको एंजाइना बोलते हैं। चलने के वक्त छाती में दर्द हो, सांस फूलता हो, चोकिंग होता हो, ये हो गया हार्ट की बीमारी का लक्षण जब 80 ब्लॉकेज क्रॉस कर जाए तब। अच्छा। पर उससे पहले एक चीज और हो सकती है, वो है हार्ट अटैक। ना व्हाट इज हार्ट अटैक? वो हो गया 100% ब्लॉकेज, 80 पहुंचे नहीं, एक साथ ही 100 पहुंच गया। कैसे? ना ब्लॉकेज बढ़ रहा है, 50-60 के बाद ब्लॉकेज के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, एक पर्दा होता है, वो स्ट्रेच करके इस स्टेज में आ जाता है, वो फट जाता है। एंड एज सुन एज द मेम्ब्रेन बर्स्ट, केमिकल्स आर रिलीज्ड। वो केमिकल्स ब्लड के अंदर मिक्स होते ही ब्लड क्लॉट कर जाती है। तो मान लो 50 ब्लॉकेज है और 50 में क्लॉट आ गई तो 100 ब्लॉक हो गया। 60 में हार्ट फट गई तो वो जो पर्दा फटता है, दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक मतलब स्ट्रेट 100% ब्लॉकेज, उसमें कुछ तो ब्लॉकेज है और कुछ क्लॉट है। वो जो क्लॉट है वो बना किस लिए कि मेम्ब्रेन बस्ट होते ही कुछ केमिकल निकली, और वो केमिकल का थोड़ा सा थियरी समझा दूं। हमारे हाथ में स्क्रैच हो गई, ब्लीडिंग चालू हो गई, हाँ 2 मिनट बाद ये केमिकल निकलता है और उसको क्लॉट कर देता है। जी वो केमिकल बोलता है क्लॉटिंग केमिकल। जी वो बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, अगर नहीं होता तो ये ब्लीडिंग रुकता ही नहीं। जी। हार्ट में वो केमिकल जाके क्लॉट बनाता है जिसकी वजह से 100 ब्लॉक हो गया। तो जो हमारे फायदे की चीज थी, हार्ट के अंदर नुकसान कर गया। अब अगर ब्लॉकेज बढ़ेगी तो हार्ट अटैक होगी, और अगर ब्लॉकेज नहीं बढ़ेगी तो हार्ट अटैक नहीं होगी। बस ये बात लोगों को समझना है कि ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं है, और उसके लिए जो हार्ट को बीमारी को हम लोग बोलते हैं अ डिजीज विथ मल्टीपल कॉजेस, एक कॉज नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसके लिए सारे कारणों को समझना पड़ेगा और उनको सॉल्व करना पड़ेगा। मेजर 2-4 है, माइनर 5-7 है, ये सब मिला के हार्ट की बीमारी बनती है। तो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट सारे इंटर रिलेटेड है। तो वो कारण सब अगर हम लोग लोगों को समझा सकें तो ये हार्ट अटैक की जो नंबर्स है इसको हम लोग रोक भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और इतने सारे हॉस्पिटल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे मन में 100 सवाल है अभी तो मैं पहले से शुरू करती हूँ। आपने बोला कि ये जो चर्बी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है ये स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। इसके कारण पे जाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं हम हमारी लाइफ में जिससे ये ब्लॉकेज क्रिएट हो सकती है? पहले ये समझते हैं, ब्लॉकेज बनता है फैट से। फैट के 2 नाम है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों खून में ज्यादा होगा तो नेचुरली डिपॉजिट होती जाएगी। स्मोकिंग क्या करता है, उस दीवार जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमती है उसको स्टिकी बना देता है। अच्छा। तो स्टिकी बनने की वजह से वो जल्दी ब्लॉक बना देता है। तो ओके। स्मोकर्स के ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे एक आदमी को 50 साल में हार्ट अटैक होना था, अगर वो स्मोक करेगा तो 45 में हो जाएगी, 5 साल पहले ही हो जाएगा। तो स्मोकर आज जो बोल रहा है, जो देखो मेरे को तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, मे बी आफ्टर 10 days ही गेट्स हार्ट अटैक, वो अंदर ब्लॉकेज चेक नहीं करके ये बात बता रहा है। और ऐसा होता है कि हार्ट की बीमारी में ये 14 कारण है, उनमें से स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर। अगर कोई को स्मोकिंग नहीं है पर वो नॉनवेज खाता है,
नॉनवेज नहीं खाता है, वो एक्सरसाइज नहीं करता है, वो ओवरवेट है, तो ऐसे 13-14 कारण है, उनमें से 2-4 बहुत होता है ब्लॉकेज बनाने के लिए हार्ट अटैक। तो स्मोकर सोचे कि मैं स्मोक किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मैं इम्यून हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को याद है, मैंने अपने एक सीनियर बॉस से एक बार, मैं जब यंग था तो पूछा, मैं बोला देखिए इतने सारे इसके खराबी हैं फिर भी इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ। बोला बिमल, इस बिल्डिंग के ऊपर से 10 लोग कूदेंगे ना तो 9 के हड्डी उड्डी टूटेंगे, एक आध बच जाएगा, पर उसको दोबारा कूदने मत देना, वो टूटेगा उसका भी। तो कभी कभी ये बच जाते हैं स्मोकर वाले भी, तो बोस्ट करते करते थोड़े दिन बाद पता चला उसको भी हार्ट अटैक आ गया। नहीं, आपने सही बात की कि स्मोकिंग में अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि लेट्स से 2 लोग हैं, एक को जेनेटिक डिस्पोजिशन है और एक को जेनेटिकली ब्लेस्ड है, तो शायद ये बच जाएगा, ये पर बच ये जाएगा। उसको देख के अगर स्मोक कर रहा है तो वो फंस जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई। यस यस। तो स्मोकिंग समझ लिया, हाउ डज ओबेसिटी कंट्रीब्यूट टू दिस? ओबेसिटी में एक तो फैट ज्यादा खाया जाता है, उससे ही ओबेसिटी होती है, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उससे डायबिटीज हो जाती है। ओबेसिटी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी ब्लॉकेज बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। तो ओवरऑल ओबेसिटी इज वन ऑफ द 5th या 6th रीजन ऑफ हार्ट डिजीज है। पहला तो कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोलेस्ट्रॉल की जैसे रेंज हम लोग बोलते हैं 130 से 200, तो जो 180 के ऊपर है उसको तो ब्लॉकेज बनेगा ही बनेगा। लोगों ने क्या किया, 180 देखा, 200 देखा, बोलते तो रेंज के अंदर है। हम लोग बोलते रेंज का लोएस्ट देखो, ऊपर देखना बंद कर दो। मैं एक पेन खरीदने गया और 3 शॉप में पता किया, बोलते 130, 140, 150, तो मैं 130 वाले से ही तो खरीदूंगा। तो ये दिमाग में बैठाना है कि कोलेस्ट्रॉल लोएस्ट रखना है, ट्राइग्लिसराइड लोएस्ट रखना है। ये दोनों कंट्रोल करने के बाद फिर आती है ब्लड प्रेशर, फिर आती है शुगर, फिर आता स्मोकिंग, फिर आता ओबेसिटी, फिर आता स्ट्रेस। तो ये सारे लोग हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली टू क्रिएट द ब्लॉकेज, एंड मे बी सम ऑफ देम हैव 3 ऑफ देम, सम पेशेंट हैज 2 ऑफ देम, सम हैव 5 ऑफ देम, सम हैव 10 ऑफ देम। उनको बहुत जल्दी हार्ट अटैक होगा। तो आज जो देखते हैं आप यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, उनके पास 4, 5, 6 एक साथ रहता है, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है ब्लॉकेज की। ये स्ट्रेस वाला चेक मार्क तो हम सबके ही जिंदगी में इस जमाने में 14 फैक्टर में से कम 10 को स्ट्रेस कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, स्मोकिंग को कंट्रोल करता है, फूड हैबिट्स को कंट्रोल करता है, एक्सरसाइज को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस के वक्त जो एड्रेनालिन निकलती है वो इमीडिएटली हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है। तो स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और क्रॉनिक स्ट्रेस तो हमारे लाइफ में होता ही है, कभी कभी एक्यूट स्ट्रेस होने से भी हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाती है। पर्दा फटने के कगार में है और उस दिन कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, ज्यादा गुस्सा आ गया और उसी वक्त वो पर्दा फट गया और क्लॉट आ गई, 100 ब्लॉक हो गया। 100 होते ही उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। 100 मतलब नो सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द हार्ट इन दैट एरिया एंड दैट एरिया विल डाई। शुगर ब्लड प्रेशर के बारे थोड़ा बताइए। इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल, तो ये आपकी तो उसमें एक वो डायबिटीज शुगर वाली प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन आती है। करीब मेरे हिसाब से 60% हमारे जो हार्ट के पेशेंट है उनको डायबिटीज रहता है। ब्लड प्रेशर भी 50% को रहता है। डायबिटीज क्या करता है वो समझिए। डायबिटीज में शुगर जब ज्यादा होता है तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। छोटी छोटी ट्यूब सारे डैमेज हो जाते हैं, चाहे वो आंख में हो, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो नर्व में हो, चाहे ब्रेन में हो, चाहे हार्ट में हो। तो हार्ट की जो दीवार है उसमें छोटी छोटी ट्यूब होती है, वो सारे खराब होने से वो एरिया रफ हो जाता है और रफ जगह में कोलेस्ट्रॉल जल्दी पकड़ लेती है। आप एक समझ लीजिए, एक फ्लोर स्मूथ है, उसका कॉर्नर में कटा हुआ है, वहीं पे धूल जमेगा, जहाँ स्मूथ है वहां नहीं जमेगा। तो ये जो माइक्रो एंजियोपैथी है, इसके वजह से ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी आती है डायबिटीज वालों को। और अगर लॉन्ग टर्म में उसकी नर्व खराब कर दिया तो उसको तकलीफ भी नहीं पता चलता है। ये भी एक प्रॉब्लम है डायबिटीज के संग। लॉन्ग टर्म डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया, नर्व सारे माइक्रो एंजियोपैथी होकर खराब हो गई। अब सेंसेशन नहीं जा रहा, मरीज को तकलीफ भी नहीं हो रहा है, पर अंदर हार्ट अटैक हो गई, उसको पता भी नहीं चला। ये लॉन्ग टर्म डायबिटीज लोग की होता है। क्या इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा इसको साइलेंट हार्ट अटैक भी बोलते हैं। वैसे साइलेंट हार्ट अटैक के 2 और परिभाषा है। एक बहुत छोटी सी हार्ट अटैक हो गई तो पता नहीं चलता, उसको साइलेंट बोल देता है। और एक बहुत बड़ी वाली हो गई जहाँ को समझ ही नहीं आया, उससे पहले डेथ हो गई, वो भी साइलेंट बोलते हैं। रात को सोया, सुबह उठे ही नहीं। वो हार्ट अटैक कैसे होता है मालूम है आपको? थोड़ा सा एक समझा दूं। जब हार्ट अटैक की डिस्कस करते हैं तो एक होता माइनर हार्ट अटैक, एक होता मेजर, एक होता मैसिव। तीनों में फर्क क्या है?
एक ट्यूब ऊपर से नीचे तक आ रही है और जितना ब्लड देते जा रहा है वो पतला होता जा रहा है, पेड़ के तरह। पेड़ नीचे मोटा है, धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। अब जो एकदम लास्ट में कोई को हार्ट अटैक हो तो थोड़ा सा एरिया ही मरेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है। और एक का शुरुआत में हार्ट अटैक हो तो बड़ा एरिया मरेगा, उसको मेजर अटैक बोलेंगे। और ये ऐसे शुरुआत जहाँ पे 2 ट्यूब एक साथ निकलती है उससे पहले ही हो जाए तो वो आदमी इंस्टेंटली मारा जाता है। तो लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एकदम शुरुआत में है, एलएम बोलते हैं उसको, लेफ्ट मेन 70% हार्ट को वही सप्लाई करता है, वो डिवाइड करता है 2 ट्यूब में, एक 50 एक 20। अगर वो 70 वाली एक साथ चली गई तो बाकी 30 से वो आदमी नहीं बचता है। तो आप जब सुनते हो ना 1 मिनट में मर गया, स्टेज में खड़े खड़े गया, वो हार्ट अटैक बहुत पहले हो चुका, बहुत शुरुआत में हुई है और वो पूरा एरिया को एक साथ मार गया। तो कभी कभी माइनर हार्ट अटैक हो तो पता नहीं चलता है, मैसी में भी आदमी को पता ही नहीं, तो सोया बस वही चला गया। ये दोनों को साइलेंट बोलते हैं। और एक लॉन्ग टर्म डायबिटीज में उसको पता नहीं चलता हार्ट अटैक, उसको भी साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक एकदम से सरप्राइज आता है या उसके साइंस होते हैं, बस हम उसे इग्नोर कर देते हैं? ये होता है 50-60% केसेस में, जहाँ ब्लॉकेज 70-80% पहुंच गई है, साइंस देता है वो। पेशेंट बोलता है मैं स्पीड लेता हूँ, मेरे को छाती में दर्द आता है, सांस फूलता है। अच्छा। पहले ये नहीं थी, तो इसका मतलब है ब्लॉकेज काफी आगे तक बढ़ चुका है। ये वो इग्नोर करता है, बोलता नहीं हो सकता है कल मैंने खाना खाया था गलत इसलिए हो गया। स्पेशली खाना खाने के बाद ये तकलीफ ज्यादा होती है। तो ये अगर इग्नोर कर लिया और वो ब्लॉकेज बढ़ती गई तो हार्ट अटैक होगा। समझ। तो ये आपको प्री सिम्टम्स जो है वो क्या होता है कि मैं जब चलता हूँ, मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, स्पेशली खाना खाने के बाद चलता हूँ, तो मेरे को चोकिंग होती है, मेरे को सांस फूलती है, मेरे को छाती में भारीपन आती है, फिर मैं रुक जाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। ये अगर सिम्टम्स है तो उनको समझ जाना चाहिए हार्ट अटैक आने वाली है, अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। तो ये सिम्टम्स आते ही उनको सीटी कोरोनरी स्कैन करके देख लेना चाहिए ब्लॉकेज कहाँ है, कितना परसेंटेज है। और अगर 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो देन यू आर अ कैंडिडेट फॉर फ्यूचर हार्ट अटैक। बिकॉज ये जो रबर बैंड है जो हम बता रहे थे ब्लॉकेज के ऊपर पड़ता है, ये कब फटेगा ये नहीं मालूम। एक और आपको बता दूं, एक अनसर्टेनिटी होती है हार्ट अटैक की, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन के ऊपर। कोई मेरे पास आता है 90 ब्लॉक है और अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुई है। मतलब क्या, रबर बैंड इतनी स्ट्रांग है, अभी तक फटा नहीं है 90 में भी। वो बोल रहा है 10 साल से मेरे को हार्ट की बीमारी है, मैं चलता हूँ दर्द होती है, पर अभी भी हार्ट अटैक नहीं हुआ। इसका मतलब मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और ऐसे लोग आते हैं जिनका 40 ब्लॉक है, 45 ब्लॉक है, फट गया, वो बोलता है मैं कल दौड़ा हूँ, कल मेरी स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव थी, आपने बोला था 40% ब्लॉक है और मेरे को हार्ट अटैक कैसे हुआ? भाई तुम्हारे पर्दा कमजोर था, जल्दी फट गया। पर दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि ब्लॉकेज बढ़ती जा रही थी। बढ़ेगा तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक होगा। वो पर्दे की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कब है, इसलिए अनसर्टेन होता है हार्ट का पेशेंट। मेरे को एक पेशेंट आया, बोलता है सर आप बता दो मेरा पर्दा कब फटने वाला। बोला फिर, बोला अगर 80 में फटेगा 79 में जाकर रोकूंगा। मैं बोला यार अभी रोक लो, अगर 20, 30, 40 है यहीं पे रोक लो। ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन तो हार्ट अटैक होगा। वो उस दिन कितना स्ट्रेंथ है ये आप इन एडवांस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ना स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका। आजकल थोड़ा बहुत हम लोग इन्फ्लामेशन को मानते हैं, तो एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयां दे के भी हार्ट अटैक की कुछ केसेस को रोका जा सकता है। अभी अमेरिका में कोल्चिसिन करके दवाई है, उसको दिया जा रहा है सबको कि इन्फ्लामेशन पार्ट हटाओ, इन्फ्लामेशन से जल्दी फट जाता है। और ये भी माना जाता है, आजकल आप जो सुनते हैं यंग लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक हो रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड, ये माना गया इन्फ्लेम्ड मेम्ब्रेन जल्दी फट जाते हैं। तो जब इन्फ्लेम मेम्ब्रेन होता है, जल्दी फटते हैं, तो एज तो कम ही होगा। जब ब्लॉकेज 80 तक जाएगा तो उसमें टाइम लगेगी। मान लो एक 60 साल के ब्लॉक आदमी को हार्ट अटैक हुआ और उसकी 80 ब्लॉकेज थी, तो 40 साल लगी है उसको, 20 से 60, उसको 2% पर ईयर से ग्रो कर रहा था। और यंग आदमी उसने 40 ही ब्लॉकेज बनाया अभी तक, और 40 में ही पर्दा फट गया। सो कोविड एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हार्ट अटैक कहीं ना कहीं से। पिछले 7-8 साल में यंग डेथ्स बहुत हो रहे हैं, एंड मे बी कोविड, मे बी वॉट एवर इन्फ्लामेशन इज द कॉज, और वो वायरल इन्फ्लामेशन होने का पूरा चांसेस है। वी डू नॉट नो द रीजन, बट सडनली द नंबर्स हैव इंक्रीज। ये बात बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं क्यों सडनली बढ़ गया। मेम्ब्रेन कमजोर हो गया और वो जल्दी फट जा रहा है। तो हम लोग को प्रिकॉशंस इन एडवांस लेना होगा। ऐसा नहीं कि हर आदमी की एक नई ट्यूब लगा दो। यू हैव टू मेक श्योर कि उनके जो ब्लॉकेज के रीजंस है
वो चाहे 40 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 70 साल का हो, रीजंस को हटाना पड़ेगा। क्या हम कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई बिफोर द हार्ट अटैक? देखिए, आगे के ज़माना था जब हम लोग वेट करते थे कि हार्ट का पेशेंट आके बोलता था मैं हार्ट का मरीज हूँ क्या, तो बोलते एक रूटीन चेकअप होता है, ट्रेडमिल टेस्ट कर लो, स्ट्रेस टेस्ट। उसमें क्या करना है, ईसीजी लगा के स्पीड बढ़ाना, पहले धीरे चलाना, फिर स्पीड से चलाना, दौड़ना है। इसमें हम चेक क्या कर रहे थे कि उस आदमी के पास 10% ब्लड है कि नहीं है, रेस्ट में वो खड़ा है तो 10% ब्लड चाहिए, ईसीजी नॉर्मल नहीं है कि नहीं है, अगर नॉर्मल है तो 10 तो है, चलने के बाद अगर ईसीजी नॉर्मल है तो 20 भी है, और दौड़ने के बाद भी ईसीजी नॉर्मल है तो 30% खुला है। मतलब टिल 70 ब्लॉकेज। हम लोग उनको बोलते थे आपको कुछ नहीं है, वेट करो, अभी ट्रेडमिल नेगेटिव है, नेक्स्ट ईयर फिर कराएंगे। जब पॉजिटिव आता था तब उनको बोलते थे आप हार्ट के पेशेंट बन गए। ये बात तो मुझे पता ही नहीं, मेरे मम्मी पापा सालों से स्ट्रेस टेस्ट करा रहे हैं। हाँ, मतलब अगर वो स्ट्रेस टेस्ट में पास हो रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ 30% खुला है, मतलब 70 ब्लॉकेज फिर भी पॉसिबल है। अब जब उसको तकलीफ हो जाती है, ट्रेडमिल पॉजिटिव होती है, तब वो डॉक्टर बोलते हैं एंजियोग्राफी करो। अच्छा, एंजियोग्राफी करने सब कोई तैयार हो जाए, अगर उसको बोले जाए कि आप एडमिट कर लो, तार घुसाओ, तो आदमी बोलता है नहीं मैं अब कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को ब्लॉकेज चेक कराने की इच्छा है, पर आप बोलोगे उसके लिए मुझको एडमिट करना है, आप तार घुसवाओगे अंदर, और वो जो कैथेटर है वो आधा मीटर 1 मीटर अंदर भेजोगे, वो अंदर स्क्रैच करेगा, मालूम नहीं क्या क्या कर ले, उसमें भी आप लिखा लोगे मर जाओ तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो मैं तो कंफर्टेबल हूँ, मैं नहीं कराता। तो मैं ये सोचता था कि यार ये टेस्ट लोग करा तो नहीं रहे, पर ऐसा कोई टेस्ट हो जहाँ एडमिट भी ना हो, तार भी ना घुसाए, और लकीली ये टेस्ट आ चुका। इसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, इंडिया में वाइडली अवेलेबल है, और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। करना क्या होता है ना, आप लेट जाओ एक टेबल पे, दे विल गिव यू इंजेक्शन जो डाई है, और वो डाई आपके हार्ट तक पहुंचने में 10 सेकंड लगाएगा, और 5 सेकंड का एक्सरे होगा, 15 seconds and you're out, and you know how much blockage in which tube, what is the location, everything as good। और ये मशीन इतनी एक्यूरेट है, बना कौन रहा है ये सोचिए, तोशिबा, फिलिप्स, जनरल इलेक्ट्रिक और सीमेंस, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनी बनाती है। कॉस्ट है 5-7 करोड़ रुपया, और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में लगे हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स में लग गए। इंडिया में 300 के ऊपर मशीन लग चुकी है, हो सकता है 500 भी हो गई अब। तो ये बहुत इजी हो गया, जाओ ब्लॉकेज चेक कराओ, 10 भी है तो पता चले, 50 भी है तो पता चले, और 90 है तो भी 70 तक क्यों रुके, वो हाँ, स्ट्रेस 70 टेस्ट तक जैसी क्यों चीज। रुके। तो ये टेस्ट हमने काफी पॉपुलराइज किया है, और इसको भी हम लोग ने कॉस्ट काफी कम करवा दिया है। आई थिंक आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस टेस्ट को पॉपुलराइज Promote करने करने में, लाने में। थोड़ा और बताइए कि आप किसको रेकमेंड करेंगे टेस्ट, क्या मुझे ये कराना चाहिए? जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज का मतलब है उनके फैमिली में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, ये जेनेटिक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक हाइपरलाइपीमिया, लिपिड ज़्यादा है उनके खून में। ये अनजाने में इनका अंदर कोलेस्ट्रॉल है, उनको मालूम भी नहीं, चेक भी कराया तो डॉक्टर ने बोला नहीं थोड़ा ज़्यादा है, उसने इग्नोर किया, और वो अंदर अंदर ब्लॉकेज बढ़ा, एक दिन हार्ट अटैक हो गई। तो ये पहला ग्रुप है जिनका फैमिली हिस्ट्री है। उसके बाद जो लोग के और रीजंस है, जिन्होंने ब्लड चेक किया, देखा कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, ये तो रूटीन चेकअप में ब्लड चेकअप होते ही है। लिपिड प्रोफाइल, कोई की शुगर है, कोई का बीपी है, कोई मोटापा है, कोई स्मोक करता है, कोई ओवरवेट है। आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो हर कोई आ जाएगा इसमें। अगर इनमें से कम 2-5 साल से ये सारे रीजंस हैं, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये दो, और शुगर और बीपी ये हाई हो, तो आपका सीटी स्कैन चाहे 20 साल हो, 25 साल हो, बनता है। मैं अभी एक पेशेंट लिया हूँ, 18 साल में हार्ट अटैक हुआ हुआ है उसको। मैं यही पूछने वाली तो थी, किस एज के ऊपर ये होना उसकी कोलेस्ट्रॉल जन्म से ही 400-500 है। अब वो क्या कर लेगा बच्चा, उसको तो उसका तो कोई दोष ही नहीं है, और उसको बाईपास बोल दिया बाईपास करने के लिए। तो ये समझ लीजिए आप, ये ब्लॉकेज का जो मेजर कारण है वो अगर जेनेटिकली प्रेजेंट है, और इंडियंस में जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इंडियंस में अभी भी कोई स्टैटिस्टिक्स में देख रहा, बोलते 70-80% लोगों को जेनेटिक है। तो कोई भी, अमेरिका में एक इन्होंने रूल बना दिया है, कोई का भी माँ बाप को हार्ट का प्रॉब्लम हो तो बच्चे का पहला लिपिड प्रोफाइल 2 साल की एज में करवा लो। 2 साल में आप पहले लिपिड कराओ, अगर हाई है तो उसको जेनेटिक मार्क कर दो। हमारे यहाँ तो
कोई करते ही नहीं है ठीक से हमारे यहाँ लिपिड फिट तो तो। और होता भी है तो डॉक्टर बोलता है भाई थोड़ा सा बॉर्डर में है, कोई फिक्र मत करो, चलने दो। डॉक्टर बिमल, मैं ये चीज भी समझना चाहती हूँ, मैंने है ना बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें सुनी है। कोलेस्ट्रॉल इज इररेलेवेंट, हाई कोलेस्ट्रॉल इज ओके, रेंज इज, मतलब मैंने ना अलग अलग मैं ओपिनियन इसका सुने हैं। इसका रीजन बता दूं, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जितनी रिसर्च वर्ल्ड में हुई है किसी पे नहीं हुई है। जितनी नोबेल प्राइज लोगों को मिला है कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर, एलडीएल का स्ट्रक्चर, उतने नोबेल प्राइज कोई को नहीं मिला कभी। कोलेस्ट्रॉल इज मोस्टली प्रूवन। अब होता क्या है, बोलते कोलेस्ट्रॉल खराब है तो इट डज नॉट मेक न्यूज। कोलेस्ट्रॉल में कोई नुकसान नहीं है बोलते ही मेक्स न्यूज। ओह माय गॉड। जैसे मैं बोल दूं ना अल्कोहल इज बैड, इट इज नो न्यूज। अल्कोहल इज गुड, इट इज अ न्यूज, बिकॉज वो इट इज viral होगा। कंट्रारी, वो वायरल होता है। तो ये जो कभी कोई ने बोल दिया कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, जैसे हम लोग के मेडिकल साइंस में क्या होता है, जब हम रिसर्च कोट करते हैं तो हम लोग 50 रिसर्च दिखाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज होता है, पर उसमें एक आध ऐसा रिसर्च भी दिखाना होता है जिसमें दिखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट रिलेटेड। क्योंकि कोई ना कोई रिसर्च में उल्टा पुल्टा करके होता ही है कि नहीं जी मेरे को तो कोरिलेशन मिला नहीं। कहते हैं ना डेटा को जिस तरह यूज करना हो हाँ, वो तो कर सकते जिसको हैं। वायरल करना होता रॉन्ग तरीके से तो वो बोल देता कोलेस्ट्रॉल इज नोवेयर, नो नॉट टू बी रिलेटेड। बट कोलेस्ट्रॉल आज मैं देख रहा हूँ ना, कितने ही डेटा ले लो, मैं आज मान लो लाखों लाखों मरीज, मैंने कम से कम मेरे ख्याल से इंडिया में 50 लाख मरीज को हमने देखा है, 7 लाख तो हमारे ट्रीटमेंट में ही है, पर इनके कोलेस्ट्रॉल से 100% को रिलेशन होता है। डॉक्टर बिमल, ये कोलेस्ट्रॉल को लेके बहुत कंफ्यूजन है, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, आप हमें समझाइए ये होता क्या है, और अगर कोई एक सिंपल ब्लड रिपोर्ट करके लोगों के पास ये डिटेल्स आए वो उसे कैसे इंटरप्रेट करें? देखिए कोलेस्ट्रॉल जो टोटल रिपोर्ट होता है इसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। जी। लिपिड प्रोफाइल में पहला नाम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। ये कौन से खाने में आता है, ब्लड में कितना होता है, ये क्लियरेंस होनी चाहिए। ये एक्सटर्नली आती है एनिमल फूड से। ओके। प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। ओके। तो एनिमल फूड क्या हो गया, जितने तरह के मीट है, मटन, चिकन, फिश, अंडा, ये सारे कोलेस्ट्रॉल से लदा हुआ है। और दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है, तो दूध में भी कोलेस्ट्रॉल होती है। दूध में एक अच्छी बात है, दूध का फैट निकाल सकते हो आप, तो कोलेस्ट्रॉल उसमें निकाल के आप डबल टोन स्किम्ड करने से थोड़ा बहुत दूध कंजम्पशन अलाउड है। नॉनवेज हम लोग बोलते हैं बंद कर दो, और अंडे का वाइट पार्ट खा सकते हो क्योंकि येलो में कोलेस्ट्रॉल होती है। अब ये तो कोलेस्ट्रॉल की सोर्स हो गई। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में होना कितना चाहिए, 130 से 180 तक का रेंज आप कल हम लोग मानते हैं, और उसमें से हम चाहते हैं 130 के आसपास ही रखा जाए। जितना कम उतना अच्छा। जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि जो खराब चीज है वो कम होनी चाहिए और अच्छी चीज बेसी होना चाहिए। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको हम लोग चाहते हैं 130 के नीचे रहे। अगर 150 के अंदर है तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। रिवर्सल के लिए 130 के नीचे चाहिए, 150 के ऊपर आप बीमारी को बढ़ा रहे हो, और अगर 180 के ऊपर है तो आप स्पीड से बढ़ा रहे हो। लोगों को 200 रहने से बोलते नहीं बॉर्डर लाइन था। तो वो नंबर्स, मैं लोगों को कभी बॉर्डर लाइन नहीं मानता, बोलता मुझे नंबर बताओ, और उसको समझा देता हूँ कि 130 से 200 है तो आपको क्या होना चाहिए, तो वो समझ जाते हैं कि 130 ही होना चाहिए। दूसरा हो गया ट्राइग्लिसराइड, ये हो गया तेल। जितने भी तरह के तेल है सब ट्राइग्लिसराइड है। डिफरेंसेस आर वेरी स्मॉल इन द सेंस, आपको मैं पानी पिलाया, आपको पूछ के बोलूं कि भाई ये बिस्लेरी था, किनले था, एक्वाफाइना था, एक्वागार्ड था, तो आप बोलेंगे सब एक से हैं। इतना सिमिलर है? इतना सिमिलर है सारे तेल। मतलब सारे ही तेल खराब है? सारे तेल को ही ट्राइग्लिसराइड। आप पैथोलॉजी लैब में जाके बोलो भाई मेरा सन ब्लड लेवल बताना, मेरा बताना, मेरा बताना, वो बोलेंगे भाई ये सब नहीं होता, ट्राइग्लिसराइड ही लिखने वाला हूँ। डिफरेंस कितनी सी है ना, एक ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राई मतलब 3, ग्लिसराइड होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में 3 फैटी एसिड लगी होती है। अब वो फैटी एसिड में कार्बन कितने हैं, अगर 15 कार्बन है तो उसमें 30 हाइड्रोजन लग सकते हैं, और 30 के 30 प्रेजेंट है सैचुरेटेड ऑयल हो गई, और 29 प्रेजेंट है मोनो अनसैचुरेटेड हो गई, 28 प्रेजेंट है पॉली अनसैचुरेटेड है। डिफरेंस क्या है, 3 क्रिमिनल, एक के अगेंस्ट में 28 केस है, एक में 29 केस है, एक में 30 केस है। तो ऑल ऑफ देम आर सिमिलर, डिफरेंस इज वेरी मिनिमम इन द सेंस 3 तरह की 3 सब्जी बनाता हूँ एक सन ऑलिव ऑयल में, आपको खा के बताना कौन सा किससे बना हुआ है।
यू आर ब्लैंक, बिकॉज आपको फर्क है ही नहीं। तो जो फर्क है बहुत मिनिमम फर्क है। तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कौन से वाले तेल से आपको हार्ट अटैक चाहिए। ऑल ऑफ देम आर सेम। नाउ ट्राइग्लिसराइड में एक बुद्धि कैसे लोग लगाते हैं, इट्स अ प्लांट प्रोडक्ट, तो इसमें मोटे मोटे लिख देते हैं 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, कि लोग कंफ्यूजन में आ जाए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है लोगों को, कोलेस्ट्रॉल का नाम सबने सुना है। ये मैंने पढ़ा है तेल अब के वो डब्बे पे। ट्राइग्लिसराइड जो है उसमें लिख दे 100% ट्राइग्लिसराइड, तो लोग पूछेंगे ट्राइग्लिसराइड क्या है, वो लिखते ही नहीं है। वो लिखते हैं 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। कोलेस्ट्रॉल नॉन वेज में होता है, एनिमल प्रोडक्ट में होता है, ये तो प्लांट प्रोडक्ट है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखते ही लोग आके पूछते हैं सर वो कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल कैसा रहेगा खाने के लिए। वो सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसका मतलब ठीक हो गया, बट ये ट्राइग्लिसराइड है। और आपको ट्राइग्लिसराइड को जमने में देखना है तो किचन में घुस जाइए, जहाँ पे तेल से खाना बनता है, जहाँ गैस का चूल्हा रखा है, उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, शाम को चिप चिप करेगा। और 1 महीना एरिया बोल दीजिए इसको साफ मत करना, लेयर जम जाएगी। यही हार्ट के अंदर जम रही है। तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ये 2 चीज जमती है, पर एक्चुअली ये जमने से पहले ये कन्वर्ट होती है एलडीएल में। तो एलडीएल किसी खाने में नहीं होता है, एलडीएल बनता है बॉडी में। तो आपको मैं बोल दूं किस खाने में एलडीएल, आप बोले कोई खाने में नहीं है। कोलेस्ट्रॉल किस खाने में, ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों को कम कर दोगे, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल को कम करोगे, एलडीएल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो एलडीएल को लेके बड़ा लोग कंफ्यूज रहता है और उसको ये भी नहीं मालूम एलडीएल आएगा कहाँ से। तो एलडीएल मेरा ज्यादा है, एलडीएल में बोला एलडीएल गिनना बंद कर दो, डॉक्टर्स के लिए है। तुम्हारे को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करना है। सो ये 2 चीजें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमारे इनपुट्स है, हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में, और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। खाने पीने से कर सकते हैं, तेल नहीं ले तो हो सकता है। और एक हो गया ट्राइग्लिसराइड आती है नट से, जिस चीज से तेल बनता है। आप सोच लीजिए मैं मूंगफली का तेल एक बूंद भी ना दूं और मूंगफली खिला रहा हूँ लोगों को, तो वो तो लॉजिकली बीट हो गया गलत। तो जितने नट्स से जिसको पीसने से तेल है वो भी बंद रहेगा हार्ट के पेशेंट्स को। तो मैंने देखा बहुत लोग आलमंड खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, और वो अखरोट खा रहे हैं, ये सारे तेल से लदे हुए हैं। तो ये 2 चीज लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए कि तेल और तेल जिससे आता है वो सारे बंद होने चाहिए। सीड्स, अलसी वगैरह, लीन सीड और वो सब, उसमें खसखस, वो सारा तेल से बना होता है। तो तेल गया वो, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों होगी। एलडीएल इन दोनों से बनता है, उसमें एचडीएल भी होता है। नाउ एचडीएल इज व्हाट? एचडीएल किसी खाने में नहीं मिलता है। अगर मिलता होता है एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलता है। इसका काम क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल को निकाल ला सकता है। पर एचडीएल हमारे कोई खाने में नहीं होता है, वो डेवलप होता है ब्लड में जब आप वॉक करते हो, जब आप स्ट्रेस कम करते हो, जब आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हो, तो आपकी एचडीएल बढ़ती है। तो लोग क्या सोचते हैं एचडीएल मैं कहाँ से लाऊं, कहीं कहीं नहीं मिलता, वो अपने बॉडी बनाएगा। हार्ट की बीमारी का एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे फैक्टर हैं, 1-2 को कंट्रोल करने से नहीं होगा। और लोग क्या सोचते हैं 2-4 कर दिया मेरी हो गई काम, दैट इज इन प्रॉपर। वो उनके दिमाग में बैठना चाहिए कि हर चीज को एक साथ करना पड़ेगा, 1-2 से काम नहीं चलेगा। आपने एक बोला कि अगर जेनेटिक डिस्पोजिशन है, फैमिली हिस्ट्री है, तो वो कर लेना चाहिए। सेकंड है, अगर मैंने ब्लड रिपोर्ट कराई, लिपिड प्रोफाइल, किसको आप रेकमेंड करेंगे जाके करने? लिपिड प्रोफाइल तो देखिए आजकल सबको रूटीन में चेक करते हैं। जी बिल्कुल। तो कोई को भी 25 साल का हो गया तो एक बार लिपिड तो कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और स्पेशली किसी की फैमिली में हार्ट की बीमारी है, मदर के तरफ से, फादर के तरफ से, दोनों तरफ से, तो उसको तो और भी जल्दी कर लेना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ लिपिड प्रोफाइल देखने के बाद किसको जाकर ये सीटी स्कैन करना चाहिए? अगर जिसका भी रेंज के बाहर है, ही इज अ कैंडिडेट। अब अगर इसका कॉस्ट बहुत कम है सीटी स्कैन का, तो क्या दिक्कत है? अगर 7,000 में, 6,500 में एक सीटी स्कैन करवा सकते हो आप, तो इससे कम में और क्या हो जाएगा? बस 7,000 की कॉस्ट है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा है ट्रिक, मैं आपको समझा दूं। इट्स क्या बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड थिंग है कि अगर मैं कोई पेशेंट को भेजूं दवाई, कोई टेस्ट कराने, तो उसका कुछ पार्ट हमारे पास वापस घूम के आती है। दिस इज अ डॉक्टर्स किट बैक। आप कोई सीटी एंजियो भेज दो, आप कोई एमआरआई भेज दो, पैथोलॉजी में आप ब्लड टेस्ट करने भेज दो, द मनी विल कम बैक टू अस। रेफरल तो वो हम लोग उसको कट करवा देते हैं। हम लोग पहले उनसे जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि दिल्ली में ये कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड, ये जो सीटी एंजियोग्राफी 15,000 की होती है, तो उनमें से 5,000 हमें आना है। अब उनको आगे कैश में आता था, आजकल रेफरल फीस करके चेक से भी भेज देते हैं।
तो उनको हम लोग बोलते हैं भाई ये बहुत कम है, थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो क्या? सर अगर आप 10 केस बेच सकते हो तो मैं आपको 6,000 दूंगा। फिर हम बोलते 50 केस या 100 केस की बात कर लेते हैं। तो बोलते आप बताओ, तो फिर हम बोलते आधा आधा कर लेते हैं। फिर मैं बोलता मेरा आधा छोड़ देना तुम, तो इससे कॉस्ट कम हो जाती है। तो हमने साउल में पूरे इंडिया भर में ऐसा सिस्टम बना लिया है कि साउल से लिखा के लाओ और इसको 5, 6,500, 7,000, 8,000 जो जहाँ सिटी में जितना एडजस्ट हो। जैसे बॉम्बे में मैं 7,500 में कराता हूँ, स्टैंडर्ड रेट 17, 18, 20,000 तक है। मैं 7,500 में 4-5 जगह फिक्स करके रखा हूँ। वो लोग को मालूम है डॉक्टर साहब को कुछ देना नहीं है तो इनको कर दो। वाओ। तो इट वर्क्स लाइक दैट। आपको एक बार बता दूं, मैं अभी दुबई में गया, ये टेस्ट होता है 5,000 दिरहम का और अमेरिका में $3,700। आप बताइए कितनी कॉस्ट रख रहे हैं लोग, और जबकि इंडिया में 7,000 में $100 भी नहीं लगा, इसी से ये टेस्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ 7,000 तो हम कहाँ खर्च देते हैं? डॉक्टर का आजकल फीस हो गया है 5-6 हज़ार रुपया, और एक इको और टीएमटी ब्लड रिपोर्ट कराएंगे तो 7-8 हज़ार चली जाती है। उतने में आपके अंदर का ब्लॉकेज पता चल जाए, और क्या चाहिए आपको। और जो पुराना टेस्ट होता था एंजियोग्राफी, जिसमें आपने कहा इन्वेजिव जो होता था, उसकी कॉस्ट कितनी होती थी? वो 15,000 20,000 ऐसे लेते हैं, हाँ। डिपेंड करता है कौन हॉस्पिटल है, बट उसमें तार घुसाना पड़ता है, वो क्रूड मेथड है। हाँ, आप इन्वेजिव। सोचिए मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलता है मैं काट के देखूंगा पेट। अरे अल्ट्रासाउंड है तो उससे करवा दो यार, मैं क्यों कटवाऊं अपना पैर को। तो इसलिए मैं इन्वेजिव एंजियोग्राफी के अगेंस्ट में हूँ। इन्वेजिव एंजियोग्राफी में एक और मेजर प्रॉब्लम है, जो करने वाला है वो खुद कार्डियोलॉजिस्ट है। उसको ये मालूम है इस पेशेंट को मैं अगर डरा धमका दूंगा तो इससे 2-3 लाख और मिलने का पूरा चांस है, 5 लाख 10 लाख भी मिल सकता है। तो वो भी एक डर रहता है मेरे को कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट के हाथ लग गया ये, तो ये ऑपरेशन करके ही छोड़ देंगे। क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि आपकी 80 ब्लॉक है, 2 मिनट बाद आप मर सकते हो, आप घर नहीं पहुंच सकते। घर वाले इसी से रोना धोना चालू होता है और वहीं पे ऑपरेशन करके छोड़ देते हैं। ये अक्रॉस इंडिया हर प्राइवेट हॉस्पिटल का टेक्नोलॉजी है कि एक बार एडमिट करके जब ब्लॉकेज पता चल जाए उनको बोल दो हार्ट अटैक में, बस अब कोई रिस्क लेना मत, आप कभी भी मर सकते हो, यू आर कैरिंग एन एटम बॉम्ब, इट कैन बर्स्ट एनी मोमेंट। ये एक जो डायलॉग है इसको लेके मुझे बहुत तकलीफ है। आपने ये भी कहा है कि 90% सर्जरीज जो हार्ट की इंडिया में हो रही है वो अननेसेसरी ये है। जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है, क्योंकि इससे इंसेंटिवाइज हो जाता है डॉक्टर। हर हॉस्पिटल डॉक्टर्स को एक टारगेट भी दे के रखता है, प्राइवेट वाले। गवर्नमेंट वाले में इतना खराब नहीं है, वो लोग फिर भी ओपिनियन दे के छोड़ देते हैं कि देखो तुम्हें कराना है तो करा लो। उनके पास भी एक प्रॉब्लम है कि वो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है उसके अगेंस्ट में बात नहीं कर सकते। जो आज सर्जन है या एंजियोप्लास्टी डॉक्टर का ट्रेनिंग लिया हुआ है, वो अब कैसे बोल दे नहीं आपको एंजियोप्लास्टी जरूरत नहीं है, पर वो प्रेशराइज नहीं करता है मरीज को, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को कुछ मिलना नहीं है, एफर्ट ही लगाना पड़ेगा। तो बोल देता है कि देख लो ये आपके 6-7 जगह ब्लॉक है, मैं 2-3 एंजियोप्लास्टी कर दूंगा, कोई फायदा नहीं है, आप चाहे बाईपास करा लो, या तो बोल दो भाई बाईपास वाला बोल दे बहुत ज्यादा है मैं नहीं करता। बट प्राइवेट में ये एकदम इंसेंटिवाइज हुआ है, हॉस्पिटल सारे डॉक्टर्स को प्रेशर डाल के रखता है कि इतनी आपकी टारगेट है, और इस चक्कर में अननेसेसरी सर्जरीज होती हैं, कोई ऑप्शन दिया ही नहीं जाता मरीज को। एक बार आउटलुक मैगजीन का एक रिपोर्टर आ गया, मैंने एक बार ये सारे डायलॉग मेरी किताब में लिखी थी कि ऐसे 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 लोग बोलते हैं, तो वो ले आया, बोला आप इसमें स्टैंड बाई करते हो। मैं बोला क्या, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, क्या स्टैंड बाई करना, मैं पक्का बोल रहा हूँ ऐसे ही होता है, ये तो मैंने अपने पेशेंट से कलेक्ट किया 25 तरह का डायलॉग। उसने ले जाके दिल्ली के सारे बड़े बड़े सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट को जाके दिखा दिया कि देखो जी आपके अगेंस्ट में ऐसा ऐसा बोल रहा है, एंड देन सबकी स्टेटमेंट मैं उनको कोट करूंगा, केस करूंगा, फलाना करूंगा, एंड ऑल दैट हैपेंड, एंड इट केम इन द कवर आर्टिकल ऑफ आउटलुक। उसमें था हिंदी वाले में, हार्ट को लेके फरेबी। और यू नो व्हाट हैपेंड, सबके मेरे पास फोन आ गए, क्या कर रहे हो यार तुम पूरी इंडस्ट्री के अगेंस्ट में हो गए, बहुत खराब हो सकता है तुम्हारे को। यू नो रिजल्ट वाज व्हाट, मेरे पेशेंट डबल ट्रिपल चौपल हो गए। जितने लोगों ने वो डायलॉग सुनी हुई थी ऑपरेशन के वक्त, सारे पहुंच गए कि सर एकदम ठीक बोला, हमारे मेरे साथ साथ भी। ऐसे ही बोला था, अरे मैं तो खाली दिखाने गया था और मेरे तो 70 ही ब्लॉकेज था, पर उन्होंने बोला मर जाओगे तो मैंने करा लिया, और देखो 90 वाला आपके वहाँ ट्रीटमेंट करा रहा, ठीक है। तो ऐसे करके वो पूरा सिस्टम एक्चुअली जो रिसीविंग एंड में होता है उसको मालूम होता है कैसा बोला गया था मेरे को। दूर से लगता नहीं है कि इतना खराब होता है, बट उनको ऐसा बोल दिया जाता है। अच्छा, डॉक्टर को आप देखोगे एंजियोग्राफी की रिपोर्ट 70, 80, 90 लिखा होता है,
कभी 71.5 83.9 नहीं लिखी होती, बिकॉज एक्यूरेसी है ही नहीं इसमें, अंदाजन है। पर एक चीज पक्का है कि हार्ट अटैक होने में 2 ही मिनट बाकी है। तो आप अगर लॉजिक देखोगे ना तो आप बोलोगे ये तो जानबूझ के कर रहा है डॉक्टर्स। कैसे आप बोल दोगे हार्ट अटैक होने वाले 2 मिनट में, आप कभी भी मर सकते हो, आप घर जाओगे उससे पहले हार्ट अटैक हो सकता है। और इसमें भी पोस्टिंग चेंज होता है, भाई आज ही करना पड़ेगा। अब मरीज बोलता है सर आज तो कर लूंगा पर मेरे को 5-7 लाख मांग रहे हो, 2 दिन समय दे दो। अच्छा ठीक है, 2 दिन बाद हार्ट अटैक होने वाला है। अगर और गरीब बन जाओ कि मेरे को तो प्रॉपर्टी बेच के लाना पड़ेगा, तो 1 महीना का टाइम भी दे देंगे आपको। बट टाइम देने का क्या है, वो तो प्रेशराइज कर रहा है कि ऑपरेशन करो, पर ये नहीं बोल रहा है कि हार्ट अटैक ना हो उसके लिए क्या क्या करना है। हमने बहुत नाम सुने, बाईपास, स्टेंट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। थोड़ा हमें समझाइए कि ये क्या होते हैं और कब क्या किया जाता है। एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर को पहले लेते हैं। एंजियोप्लास्टी मतलब क्या, अगर बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं, एक नाली है जिसमें हमने कचरा डाला, नाली जाम हो गई, ये ब्लॉकेज हो गई, अब उसको क्लीनिंग करने का नाम है एंजियोप्लास्टी। अच्छा। तो प्लास्टिक रिपेयर ऑफ ट्यूब, तो वो जो फैट है उसको साइड में दबाना है। तो इसमें पहले आता था, ये पूरा एक प्रोसीजर ही पूरा फेलियर प्रोसीजर है। पहले इन लोग ने लाए थे कि भाई एक बेलून डाल देंगे ब्लॉकेज के अंदर, एक तार ले जाएंगे, उसमें बेलून होगा, उसमें पानी डाल देंगे, बेलून फूलता रहेगा तो ब्लॉकेज को साइड में दबा देगा और हम फिर बेलून को हटा के लेंगे। तो ये क्लेम हो गया कि ये कर लो जिंदगी सॉल्व हो जाएगी, अब कोई हार्ट की बीमारी सॉल्व हो गई। मुश्किल क्या हो गई, जैसे ही बेलून निकाल लो ब्लॉकेज इलास्टिक रिकॉइल करके फिर आ जाता था। 2-4 साल 5 साल इन्होंने खूब खींचा किया, फिर बोला नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तो इसमें एक स्टेंट लगा दूंगा। वो क्या चीज है, एक रिंग होगा, एक स्प्रिंग होगा। आप बॉल पेन खोल के एक स्प्रिंग देख लो छोटी सी, वैसे एक स्प्रिंग लगा दूंगा, जब वो वापस आएगी तो वो रोक देगा उसको। तो स्प्रिंग लग गई, इसमें आ गया मेटालिक स्प्रिंग। जब मेटालिक स्प्रिंग आई तो बड़ी क्लेम हो गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और जो बैलूनिंग का अब ये नई चीज आ गई, अब सब हो गया। थोड़े दिन बाद पता चला वो स्प्रिंग के अंदर फिर केमिकल डलने लगे, ब्लॉकेज बढ़ने लग गया, और जो ब्लॉकेज ओरिजिनल ट्यूब में 40 साल में हुआ, 2 साल में 1 साल में होने लग गया। इन्होंने बोला जी नहीं, ये वाला स्टेंट का थोड़ा क्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, इसमें गोल्ड स्टेंट बना दिया, इसमें रेडियो एक्टिव स्टेंट बना दिया, और सारे फेल होते गए 2-4 साल में। फिर उन्होंने बोला बायोडिग्रेडेबल स्टेंट, वो स्टेंट वहां पे धुल जाएगा, धुल के गिरेगा तो वापस आ जाएगी। तो ऐसे करके ये चलता गया सिलसिला। अभी भी कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, जैसे होता है ना कोई चीज खराब हो जाए तो नया नहीं, वैल्व वाला अलग चीज है। जी आज भी लेटेस्ट एंजियोप्लास्टी वाले में पाते 3 महीने में बंद हो गया जी फिर से। हमारा बॉडी फॉरेन बॉडी को टॉलरेट नहीं करता है। आज एक हाथ में तिनका भी घुस जाए ना, अब कितना ही ट्रीटमेंट करो नहीं होगा, जैसे तिनका निकालेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फॉरेन बॉडी सेल्फ इज अ प्रॉब्लम। तो ये हो गई एंजियोप्लास्टी। बाईपास सर्जरी हो गई कि ये ट्यूब आपका फट सकता है, तो मैं एक पैर से ट्यूब काट लेता हूँ या हाथ से ट्यूब काट लेता हूँ, छाती से ट्यूब काटता हूँ और उसके जगह इसको लगवा दूंगा, तो आपका नया ट्यूब से काम हो जाएगा। मतलब ड्रेन जैम हो गया, मैं नया ड्रेन जैम लगाऊंगा, प्लम्बिंग का काम हो गया। पर प्लम्बिंग इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि वो नई जो ट्यूब लगाओगे उसमें फिर ब्लॉक होगा, और लगाने का प्रोसीजर भी छोटा मोटा नहीं है। ये जहां से काटोगे वहां भी तो जरूरत है। 2-3 ऑपरेशन पहले पैरों में किया, इसको लगाने के लिए छाती को पूरा काटोगे, जब काट के इसको खोलोगे तो हार्ट ऐसे ऐसे चल रहा है, अब उसके ऊपर स्टिचिंग करना भी डिफिकल्ट है, तो दे हैव टू स्टॉप द हार्ट, एकदम स्लो डाउन करना पड़ेगा। अच्छा इस वक्त पूरे बॉडी को ब्लड कहाँ से मिलेगा, तो बोला एक मशीन में ब्लड डाल देंगे, वो मशीन चलाएगा पूरे बॉडी को। मशीन किसी का सुनता नहीं है। आज मेरे को थोड़ा सा बीपी बढ़ाना है तो ब्रेन बीपी बढ़ा देगा, स्लो करना कर देगा, ब्रेन अपने आप एडजस्ट करता रहता है। वहाँ मशीन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बोलता है ब्रेन में इतनी नुकसान हो जाता है, लोगों का एंगर बढ़ जाता है, लोगों का ब्रेन डैमेज हो जाती है, वो सब है ही है। कॉम्प्लिकेशन 1000 है, इतनी बड़ी सर्जरी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या, वो फिर नया ट्यूब भी ब्लॉक होगा। तो ये जो ब्लॉकेजिंग प्रोसेस है उसको तो रोका ही नहीं आपने, इट्स अ टेम्पोररी अरेंजमेंट। नहीं, आपने एकदम से पर्सपेक्टिव बदल दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि करना ही ये है। ये लोगों की धारणा इसलिए हुई है कि लोगों को कभी कोई ने डिटेल में समझाया ही नहीं। ना कार्डियोलॉजिस्ट कभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करता है, ना ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करता है। वो तो सीधा ही बोलता है आपकी कंडीशन बहुत खराब है, ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ेगा। कि एक एंजियोप्लास्टी, एक स्टेंट और बाईपास की कॉस्ट क्या होती है? देखिए एंजियोप्लास्टी
जब पहली बार आई थी बैलूनिंग तो कोई 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख ये कॉस्ट होती थी। उसके बाद जब बैलूनिंग फेल हुआ तो वो स्टेंट लगने लगे, तो वो बेयर मेटल बोलते थे उसको, 50-1 हज़ार की होती थी। फिर वो मेटल को चेंज करते करते वो 1.5 लाख, पौने 2 लाख तक का स्टेंट बनने लग गया। आप सोच लीजिए, इतनी सी स्प्रिंग है, 1.5 लाख, पौने 2 लाख। उसकी अगर आप सप्लाई देखोगे तो उसके अंदर 6 डब्बे पैक होके इतना बड़ा मिलता था। एक एक खोलते जाओ, लास्ट में अंगूठी जितना एक डब्बा उसके अंदर वो स्प्रिंग होती थी। तो वो उसका दाम 1.5 लाख रखा था। पेशेंट जब लेके आता था उसको लगता था हाँ कितना बड़ा सा चीज लाया। 1.5 लाख। अब देखिए इसका एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है। ये स्टेंट के ऊपर दिल्ली में एक वकील इनके पीछे पड़ गया। अच्छा। उसका नाम था सांगवान। उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि ये स्टेंट का दाम इतना क्यों हो रहा है, 1.5 लाख का इतना सा स्प्रिंग। उनको समझ आया तो उन्होंने बोला इसको रोकना है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही वेंट टू द RTI। ये 90% स्टेंट इंपोर्ट होके आती है। हमारे कालाम साहब ने एक स्टेंट बनाया था 5,000 में, कोई डॉक्टर यूज नहीं किया उसको। उसका नाम रखा था कालाम स्टेंट। वो बोले जी इसमें क्या कमाई करेंगे। तो उन्होंने देखा कि RTI का जब आया कि हम लोग ये स्टेंट 10,000 का, ये 5,000 का, ये 3,000 का ऐसे ऐसे इंपोर्ट करते हैं और उसमें 2,000, 4,000, 5,000 टैक्स लगा देते हैं। तो उन्होंने ये देखा, बोला यार ये तो 10,000 की चीज है और 1.5 लाख में बेच रहे हैं और एक एक आदमी को 3-3, 4-4 लगा दे रहे हैं। तो इन्होंने जाके बहुत कोशिश किया, सब लॉबी, और कोई लॉबी सुनने वाला ही नहीं इनका। तो अल्टीमेटली ही फाइल्ड अ PIL, पब्लिक लिटिगेशन, इन दिल्ली हाई कोर्ट कि भाई ये स्टेंट के ऊपर आप खाली एक MRP लिखवा दो, इंपोर्ट होके आता, दीज आर द डेटा, और MRP लिखाओ। जब कोर्ट ने देखा MRP तो बनता ही नहीं है कुछ, 10,000 की चीज 2-2 लाख में, 1.5 लाख में बेच रहे हैं। तो उन्होंने सरकार को एक डेट दिया कि इस डेट के अंदर अगर आप नहीं करते हो तो मैं कुछ कर लूंगा। 2017 में बीजेपी सरकार ने क्या किया कि स्टेंट का इंडिया भर का सारे दाम को क्रैश करवा के 30,000 ला के रख दिया कि कोई भी स्टेंट 30,000, और उसमें सब लिख भी दिया ये वाली 30, इसके कम 20, 15, 10 सब है। अब पूरी इंडस्ट्री खत्म। इतनी बड़ी इसमें पैसा मिलता था, एक एक स्टेंट में 30,000 का चीज 1.5 लाख में बेचना, 1,20,000 पर स्प्रिंग। तो ये पहले सरकारी हॉस्पिटल में भी चालू हो गया था, क्योंकि जो डॉक्टर के पास 6 स्टेंट कंपनी घूमते थे कि सर एक मेरा लिख दो, जिस कंपनी का नाम लिखेगा सरकार उसी से खरीद के उसको लगवाएगी और सरकार तो पैसा पूरा देगा, डॉक्टर को उसका परसेंटेज मिलेगा। दिल्ली में एक डॉक्टर के घर पे 100 करोड़ रुपया मिल गया रेड में। बट एनीवे वो चलता गया सरकारी हॉस्पिटल। प्राइवेट वालों ने इसको और उल्टा कर दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आगे स्टेंट लगाने का हम लोग 10,000, 20,000 लेते थे, स्टेंट का दाम 1.5 लाख होता था, तो अब हम लगाने का 1.5 लाख लेंगे और स्टेंट का दाम 30,000 रखेंगे। तो अल्टीमेटली द कॉस्ट रिमेंड सेम इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। वो बोलते हैं भाई स्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा, स्टेंट तो 30,000 का लगाने का 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना मर्जी ले लो। तो अल्टीमेटली दैट होल सिस्टम, इंडिया में बोलते हैं ना आप रूल बनाओ तोड़ने वाले भी मिल गए, तो वो सिस्टम टूट गई। आज बॉम्बे में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव करके रखा है इन्होंने स्टेंट, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख का स्टेंट लगवा रहा है, कोई मतलब भी नहीं है। और यही हैदराबाद में चले जाइए 1 लाख में लगवा लीजिए। तो ये बॉम्बे में आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पैसा ज्यादा है लोगों के पास तो मांग रहे हैं जो भी दे रहा है, और पैसा किस चीज का दे रहे हैं, पैसा दे रहा है जान का। तो बॉम्बे में जान थोड़ा ज्यादा महंगा है तो ज्यादा पैसा मांग लेते हैं तो देना पड़ता है। और हैदराबाद में जान का दाम थोड़ा कम है क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है, तो वहाँ 1.5 लाख में जो काम होगा यहाँ 5 लाख या 8 लाख में काम होने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी जगह हो रही है। बाईपास सर्जरी भी अगेन इसका भी कॉस्ट इतनी होनी नहीं चाहिए, पर इसका फिर भी 1.5 लाख, 2 लाख तक आगे लेते थे, अब 5-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, और यहाँ पे बॉम्बे में कुछ डॉक्टर्स हैं 15-20 लाख भी ले जाते हैं। तो अगेन कॉस्ट का कोई एंड नहीं है। बट दोनों ही इनफैक्ट 95% करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आदमी ये ब्लॉकेज के सारे रीजंस को ठीक कर ले और दवाइयाँ ठीक से ले ले, एलोपैथी की दवाइयाँ मैंने छोड़ी नहीं है। हमने ये देखा कि बॉडी को काटना छोड़ के हर काम कर लो। देखिए ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये कुदरत की सबसे बढ़िया मशीन है, इसको छेड़ो मत। आज नेचर की कोई भी चीज को, आज एक मोबाइल फोन आपके पास है, उसके सारे पार्ट्स खोल दूंगा, वापस लगा के चालू हो सकती है, खराब हो जाए तो नया रिप्लेसमेंट आ जाएगा। नेचर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फूल तोड़ दो पेड़ से, वापस जोड़ नहीं सकते। एक अनार की पैकिंग देखिए, कितने तरह के दाने, अच्छा दाने खोल देता हूँ और किसी से रीपैकिंग करवा लो।
तो नेचर को रीपैकिंग नहीं कर सकते, जो बॉडी को काटोगे सेम टू सेम नहीं रहेगा। तो बाईपास की कॉम्प्लिकेशंस, एंजियोप्लास्टी की कॉम्प्लिकेशन भरे हुए हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जितना बॉडी को रुपया पैसा पीछे, पर बॉडी को छेड़ो मत, अननेसेसरी छेड़ो मत, पैसे के लिए मत छेड़ो। आपको जरूरत है, आप उनको बोलो आप लाइफस्टाइल में ये सब चेंज कर लो, अगर इम्प्रूव ना हो तो आ जाना मेरे पास। तो बट देन द प्रोसेस इज कंप्लीट। और ये चीज मैं आपको और बता दूं, ये ही चीज आज अमेरिका और इंडिया में हो रही है। दोनों जगह डॉक्टर को इंसेंटिव मिलता है। कनाडा में नहीं है और इंग्लैंड में नहीं है, दोनों इक्वल कंट्री है पैसे के हिसाब से। कनाडा में आप जाइए, बोला आपका 80-90 ब्लॉक है, साल भर वेट करो, आपका बाईपास में लाइन में लगा दिया नाम, आ जाएगा आपका लाइन। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल सिस्टम में इंसेंटिव नहीं है, सारा सरकार से कंट्रोल्ड है। तो वहाँ पे सर्जरीज काफी कम हो रही है। सर्जरीज कम होती है, वेट कराते हैं, बोलते कोई बात नहीं है, तुम्हारी है ना 80-90 जो भी है, तो अभी लाइफस्टाइल ये दवाइयाँ ववाइयाँ लो, अभी चलने दो, आएगी लाइन तब करवा देंगे। एक डायलॉग है हम लोग के मेडिकल साइंस में, इफ द कार्डियोलॉजिस्ट, इफ द डॉक्टर्स आर सेड यू विल गेट द सेम मनी वेदर यू ऑपरेट और नॉट, 80% ऑफ द ऑपरेशंस विल नेवर बी रिक्वायर्ड। तो हमको लगता है लाइफस्टाइल चेंज अगर लोगों के अंदर वाइडली हम स्प्रेड कर दें तो बहुत सारे लोग ऑपरेशन से बच जाएंगे, हार्ट अटैक से बच जाएंगे। मैंने ये हमेशा सुना है, अच्छा लाइफस्टाइल करेक्ट कर दो, हेल्दी रहो तो प्रिवेंट कर पाओगे, आपको डायबिटीज नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि ब्लॉकेज के मरीज को सर्जरी की जगह, और वो भी 90% ऑफ देम को सर्जरी की जगह नॉन सर्जिकल लाइफस्टाइल चेंजेस जैसी चीजों से ठीक किया। प्लीज मुझे और बताइए, मेरे पास आपकी बुक है और उसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी, नेचुरल बाईपास। चलिए 2 चीज बताता हूँ। एक, ये जो ब्लॉकेज बढ़े नहीं, ये हो गया प्रिवेंशन। एक है रिवर्सल। हाँ, तो रिवर्सल का मतलब जो बन चुका वो कम हो। इसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणी मांगते हैं कि सब रिवर्सल रियल में होता है कि नहीं, प्रूवन है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 100% प्रूवन है। डॉक्टर डीन ऑर्निस करके अमेरिकन डॉक्टर है, जिन्होंने पहली बार मेडिकल साइंस को एंजियोग्राफी करा के दिखा के दिया कि रिवर्स होती है ब्लॉकेज। और उनका पूरा डेटा जो मेडिकल साइंस का सबसे प्रेस्टिजियस जर्नल है, लैंसेट, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जामा, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये सबसे बड़े बड़े 4 जर्नल सबने प्रिंट किया कि रिवर्सल हो रहा है और प्रूवन है। उन्होंने एक ही बात बोला कि मॉडरेट चेंजेस डोंट डू इट कंप्लीटली। तो उसमें हर चीज को करना पड़ेगा तब रिवर्सल होगा। उन्होंने क्या किया, 42 पेशेंट्स लिए, सबकी एक एंजियोग्राफी कराई, और वो वाली एंजियोग्राफी जो हमारे यहाँ होता वो नहीं, जहाँ 70, 80, 90 है, जहाँ 81.51, 92.32 ऐसे वाली एक्यूरेट। एंड देन हाफ ऑफ देम ही फॉलोड एवरीथिंग। उनको 1 साल तक खाना खिलाया बिना ऑयल का, उनका एक्सरसाइज, उनका योगा, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सारा करवाया, और आधे को किताब दे दिया, बोला ये दवाई खाओ और चलने दो। And after 1 year, he got all of them re-angiographed, and he showed those who are following him, they've all reversed their blockage. Wow! And that was the first time that the medical science had to agree. Lancet में publish होना एक आर्टिकल का, ये मेडिकल साइंस के लिए ब्रेक थ्रू आर्टिकल ही छपती है उसमें। तो लैंसेट ने पहली बार माना कि इट इज रिवर्सेबल, इज पॉसिबल। तो मैंने डीन ऑर्निस से भी ट्रेनिंग ली, मैंने खाली रियलाइज किया उसने सिर्फ सब चीज को एक साथ कंट्रोल किया। एंड दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इन इंडिया, कि भाई एक भी चीज को छोड़ो मत, जितने रीजंस है, मल्टीपल रीजंस, सारे रीजंस को कंट्रोल करो एंड रिवर्सल विल हैपन। फिर हमारे पास ये टूल आ गई, जो आपको बताने ये जो वाले आपके थे। 14 फैक्टर्स की जो टूल है, जो सर्कल है, प्लीज उसके बारे में बताइए। हम लोग इसको बहुत एक्यूरेटली कैसे करते हैं समझा दूं। हमारी एक सेफ्टी सर्कल बनी हुई है। हाँ जी। जो 14 कारण है, 14 के 14 को एक सर्कल में लिखा हमने, और सबके एक एक व्हील है, एक एक स्पोक्स है। तो कोलेस्ट्रॉल की एक स्पोक है, एक ट्राइग्लिसराइड की, एक बीपी की, एक शुगर की, एक फूड की, एक जीरो ऑयल खाने का, एक योगा का, एक वॉकिंग का, एक स्ट्रेस का, एक स्मोकिंग का। अब सबका हमने 3 रेंज बना दिया, रेड, येलो, ग्रीन। अब रेड मतलब खराब, तो आप रेड पे रखोगे, 14 में से कोई को भी तो ब्लॉकेज बढ़ रहा है। येलो में रखोगे तो ब्लॉकेज रुक गया, ग्रीन में रखोगे तो रिवर्स होगा। और उसको भी हम लोग बोलते हैं 14 को ग्रीन में रखना है। एक ड्रम की थियरी हमारी है, ड्रम में 14 छेद है। आप ड्रम में पानी भरना चाहते, कितने छेद बंद करूं? 14 को करना होगा और पूरा करना पड़ेगा, आधा आधा नहीं चलेगा। तो ये जो एक्यूरेसी है बहुत जरूरी। अब आदमी इसके बाद भी और क्लैरिटी चाहिए, ये 14 को कौन ला के देगा? तो हमने उसकी स्प्लिट अप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनाई है कि 3 लोग मिलके लाएंगे। ओके।
एक पेशेंट का रिश्तेदार जो कि उसकी वाइफ या उसका परिवार, एक पेशेंट खुद और एक डॉक्टर। तो पेशेंट के रिश्तेदार से हम 4-5 चीज मांगते हैं। हम बोलते हैं आप जीरो ऑयल बनाना सीख लो और हर खाना इनका बिना ऑयल जाएगा। इनको नट्स नहीं दे सकते, इनको फ्रूट्स वेजिटेबल डेली देना पड़ेगा, इनको नॉनवेज नहीं दे सकते और इनका दूध जो होगा उसमें सारी मलाई निकाल के दोगे। तो ये डाइट उसके परिवार करेगा उसके लिए। पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आपसे 3-4 चीज चाहिए। एक तो वॉकिंग हर दिन चाहिए, योगा हर दिन चाहिए, उसका हमने एकदम वीडियो बना के सब दिया हुआ है। और उसके साथ हम लोग बोलते हैं उनको आपको हर दिन स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। स्ट्रेस को भी हमने जीरो नहीं लाया, हम बोला कम कर दो, वेट कम करो, और स्मोकिंग अल्कोहल कुछ है तो उसको बंद कर दो। तो ये वो करेगा। अच्छा, बाकी क्या रह गया? बाकी रह गई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर, एंजाइना, ब्लड पतला करना। ये मेरे पास दवाइयाँ हैं। तो हम लोग बोलते हैं सबको ला के दूंगा, कौन लाएगा क्या लाएगा वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पक्के हैं। जब वो आदमी करने लगता है ना तो उसको जादू दिखता। मेरा एक पेशेंट था, उड़ीसा से आया था, बोला मैं ना सुना था आप जादू करते हो, आप ठीक कर देते हो, तो मैं सोचा जादू करवा लेता हूँ। यहाँ आया तो मेरे को ये लगा मैजिक नहीं है, ये लॉजिक है। तो आपने इतनी अच्छी लॉजिक सब समझा दी, मैं समझ गया। फिर मैं फॉलो करने लगा तो मैं इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया, तो मैं बोला ये लॉजिक नहीं है, मैजिक ही एक्चुअली। तो अगर सबको एक साथ करते हो इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो हमारे पेशेंट की सक्सेस की यही मूल मंत्र है कि कहीं पे भी कोई चीज को हम छोड़ते नहीं है। इस प्रॉब्लम को पूरी तरह ओन करके आपने इसे सॉल्व किया। ये जो संस्था है साउल का मतलब क्या है? साउल का मतलब है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मेडिकल साइंस से हमने जो जो काम किए वो लिए है, हमने उनकी नॉलेज ली है, हमने उनकी दवाइयाँ ली हैं, उनकी टेस्ट ली है, मेडिकल साइंस की सब चीज़ ली है, सिर्फ 3 चीज़ को छोड़ दिया, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी। ये तीनों मेरे को लगता है एबरेशन है, दे शुड नॉट हैव बीन देयर। और आर्ट ऑफ लिविंग से हमने लिया योगा, मेडिटेशन, कुकिंग क्लासेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये दोनों को जोड़े बगैर काम नहीं होगा। तो ना साइंस अकेला काम कर पाएगा, ना आर्ट अकेला काम पाएगा, दोनों को जोड़ोगे तब बनेगा ये बात। और ये हम लोग ने बहुत अच्छे से मिंगलिंग किया है एंड वी हैव इन्वॉल्व द फैमिलीज इन कुकिंग, वी हैव इन्वॉल्व द फैमिलीज इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, और दवाइयाँ भी दे रहे हैं। तो दोनों की कंबाइनेशन वर्क्स वेरी वेल। हम लोग बोलते हैं ना वो 5 उंगली एक साथ हो जाए तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। आप बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, नो कुकिंग ऑयल, नो ऑयल कुकिंग, नो ऑयल कुकिंग। आपने हमें पूरी व्हील समझाई, पूरा सर्कल समझाया, सारे 14 फैक्टर्स समझाए, एंड आई एम श्योर ये 3 डे कैंप में आप बहुत डिटेल में सब करते हैं। पर ये डाइट और नो ऑयल कुकिंग के बारे में थोड़ा देखिए, मैंने पहले ही बताया था ऑयल इज ट्राइग्लिसराइड जी बिल्कुल, और ये जमती है तो इसकी सप्लाई बंद हो जानी चाहिए। हमारे बॉडी में जितनी ऑयल की जरूरत है वो गॉड ने हर खाने में थोड़ा थोड़ा डाल के रखा है। आपको मालूम होना चाहिए रोटी में 1.5% तेल है, चावल में 1% तेल है, हर खाने में, हर फ्रूट में, वेजिटेबल में मामूली तेल है। वो हमारे लिए बहुत है, हमें बाहर से जरूरत नहीं है। दालों में तेल है। ये जो बाहर से तेल हम डालते हैं ना वो एकदम ही बेकार है एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ हार्ट डिजीज। आज तेल का मैं लोगों को समझाता हूँ, मैं महिला को समझाता हूँ जो खाना बनाती है मोस्टली, मैं बोलता हूँ उंगली डालो तेल में और जीभ में लगा के बोलो कैसा टेस्ट है। बोलते टेस्ट ही नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। मैं बोला अच्छा चलो एक काम करो, ये तेल ले लो और ये सब्जी ले लो, बनाओ, भाजी बनाओ, मैं मसाला रख लूंगा। बोलता फिर टेस्ट कैसे बनेगा? मैं बोला क्यों, आपका तेल का टेस्ट यूज करो। बोलता है ही नहीं टेस्ट, तो फिर डाल क्यों रही है? अब देखिए इतनी फंडामेंटल क्वेश्चन, वो घबरा गई, बोलते मैं क्या जानती हूँ क्यों डाल रही हूँ। मैं बोला जानती नहीं तो फिर डाल क्यों रहे हो? बोलता है सर वो क्या मसाले को तेल से भूनते हैं। मैं बोला अच्छा चलो मसाले का सुनते हैं। बोला मसाले का टेस्ट है। मैं बोला हाँ। मैं बोला नमक? बोला हाँ। मिर्ची? मैं बोला हाँ, इनमें टेस्ट है, तो इनको तो ऐसे भी डाल सकते हैं। बोला नहीं सर, वो हल्दी, धनिया, प्याज, टमाटर और जो जीरा, इनको कच्चा नहीं डाल सकते, इनको भूनना पड़ता है। तो फिर आप कैसे भूनते? बोलते तेल से भूनते हैं। कौन सा तेल? बोलता कोई भी तेल हो, घी हो, सब चल जाएगा। मैं बोला मैं पानी से भूनता हूँ। तो बोलते मुझे सिखा दो, मैं भी सिखा दूंगा। तो ये जो भुना हुआ जो भूनने का तरीका है बिना तेल के, 1 मिनट का मेरा एक वीडियो इंस्टाग्राम में थोड़े दिन पहले वायरल हुई है। इट हैज डन 600 मिलियन व्यूज। और लोग कहाँ कहाँ के, मैं आजकल फ्लाइट में जाता हूँ, लोग पकड़ लेते हैं सर आप जीरो ऑयल वाले हो ना। दुबई में मॉल में लोग आते हैं, सेल्फी दे दो मेरे को, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। आजकल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मेरा, हर पेशेंट मेरे को जाते वक्त एक रिक्वेस्ट करता है सर आपके संग एक सेल्फी लूंगा, मैं सबको बोल के आया हूँ आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो सबको फोटो दिखाऊंगा, देखो जी मेरे डॉक्टर छाजर के संग।
सो इट गिव्स सो मच ऑफ प्राइड. बट ये जो जीरो ऑयल है, इट्स अ बिग कंसेप्ट. ऑयल का जरूरत ही नहीं है. मैं आपको बताऊं ये ऑयल का प्रॉब्लम कहाँ पे है. ऑयल आया कहाँ से? नट्स एंड सीड्स. अपने बिजनेस में सुना सीड कैपिटल कौन दिया? बोलता है मेरे पापा ने दिया, मेरे दोस्त ने दिया. पहला कैपिटल. पहला कैपिटल. सीड इज द कैपिटल फॉर अ न्यू प्लांट. सीड में ठूस ठूस के फैट डाला जाता है. फैट हाई कैलोरी है, एनर्जी इसमें बहुत होता है. तो उससे पहला 2 इंच पेड़ को उगाना है. उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो सीड से आता है. जब पेड़ एक बार ग्रीन हो गया, ये सन से एनर्जी लेता रहेगा, क्लोरोफिल से. अब उसको जरूरत नहीं है सीड का, पर शुरुआत सीड से हुआ. हम क्या कर रहे हैं, हम वो सारे सीड जो हाई एनर्जी है उनको क्रैश करके अपने खाने में डाल रहे हैं अननेसेसरीली. जरूरत ही नहीं है, उसका तेल का टेस्ट ही नहीं है. और अगर आप देखें हमारे देश में ट्रेडिशनली हर स्टेट का अपना कुकिंग स्टाइल है, पर हर कुकिंग स्टाइल में हम बहुत तेल ले रहे हैं. ये मेजर प्रॉब्लम है. इंडियंस का मेजर प्रॉब्लम है तेल. और इंडियन नहीं, बहुत सारे कंट्री में तेल इस्तेमाल होता है बहुत जबरदस्त. पर आप देखेंगे ना टेस्ट है इसमें, और ना उसको अच्छा. आजकल सब एयर फ्रायर और ओवन सब आ गए हैं टेक्निक्स. तो हम लोग तो आजकल हजारों आइटम बना ले रहे हैं बिना ऑयल के. मैंने 50 दिन की मेनू बनाई है. ब्रेकफास्ट अलग, लंच अलग, डिनर अलग, और सारे जीरो ऑयल. 1000 रेसिपीज आई पुट इनटू माय यूट्यूब चैनल. वाओ. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट मेल से ये क्वेश्चन करूंगी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ. सर, एक नो ऑयल कुकिंग की रेसिपी बता दीजिए. देखिए, जो मेन होता है एक मिक्स वेजिटेबल. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप पहले सब इंग्रेडिएंट इकट्ठा कर लो. जब कढ़ाई गर्म हो जाए, कढ़ाई कोई स्पेशल कढ़ाई की जरूरत नहीं है. नॉर्मल कढ़ाई, थोड़ी थिक बॉटम हो तो यूनिफॉर्मली हीटेड होगा. उसमें पहले जीरा डाल दो. जीरा भूनना होता है, तो जीरा ड्राई भुनेंगे. जब वो कड़कने लगे, अगर नहीं रोका तो जल जाएगी, तो उसमें प्याज काट के, कटा हुआ प्याज डाल दिया. तो प्याज और जीरा दोनों चिपक गई एक दूसरे से. अब प्याज भुनना चालू हो गया, जीरा वैसे का वैसा रह गया. प्याज में जब तक पानी है, आवाज कर करके हिलता जाएगा. जहां प्याज का पानी खत्म हुआ, चिपकने लगी, आप आधी चम्मच पानी डाल दीजिए. फिर वो भीग गया, फिर भुनने लगे. प्याज 2-3 बार पानी से भुज जाता है. तब प्याज को इकट्ठा किया. अब इसमें मसाला डालना है. मसाला का 2 जगह डल सकता है, कढ़ाई में या प्याज के ऊपर. कढ़ाई में डालेंगे जल जाएगी, सब पाउडर से. तो प्याज के ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन सारा डलवा लिया, और उसमें ही थोड़ा पानी देके उसको भूनते गए. और भूनते भूनते जब वो प्याज और वो भूनते गए, पानी का जरूरत हो तो देते रहे. 2-3 मिनट में मसाले भी भून गए काफी. अब इसमें टमाटर डाल दिए. अब बाहर से पानी की जरूरत ही नहीं है. टमाटर को भूनते गए. अब जब पानी उसकी पूरी खत्म हो गई, अब वो उसको और भूनते रहे. जब तक पानी रहेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, भुनेगा नहीं. जब पानी खत्म हो गई तो भुनने लगा, और जलने लगे तो थोड़ी सी पानी देनी है, छिटका छींटे छींटे. और जब इसका स्वाद बदल गया, आपने हल्दी कच्ची से पक्की हो गई, अब ये ग्रेवी वही का वही है. उसमें पानी डालिए, और वही का वही तरी, वही का वही कलर. हम लोग अभी मेरे देहरादून में रिसोर्ट है जहाँ हम लोग 40 पेशेंट को एडमिट करके रखते हैं. वहाँ पे उनको खाना खिलाते हैं और एक कुकिंग की क्लास करके देते हैं. एंड द ग्रेवी के अंदर आप जो मर्जी डाल लो, जो सब्जी डालना है डाल लो. आपको दाल डालना है दाल लो, आपको उपमा डालना है उपमा हो जाएगा, पोहे डालने हैं पोहे डाल लो. एक बार ग्रेवी बनना है बिना तेल के, और इसमें एक बूंद भी तेल का जरूरत नहीं. अच्छा, जिनको ये नहीं मालूम है पानी वाला, उनको समझाने जाओ, वो सारा बिगाड़ लेती हैं. उनको समझाने जाओ कि तेल, मैं नॉर्मल क्या देखा हूँ इसमें, सबसे बड़ा है लर्निंग नहीं, डी लर्निंग है. मैं एक हस्बैंड को समझा दिया बिना तेल के खाना है. वाइफ को जाके समझाया बिना तेल के खाना है. तो वाइफ बोलती कि मैं समझ गई, मैं इतना डालूंगी. फिर वो हस्बैंड बोलता है नो मतलब नो. डॉक्टर ने बोला 0. बोलता अच्छा इतना सा डालूंगी. फिर वो हस्बैंड समझाता है नो मतलब नो. तो बोलता अच्छा इतनी सी डाल दूंगी. बोलता है नो, तुमको समझ नहीं आ रहा, मैं मर जाऊंगा. तो बोलती है फिर तुम बॉयल खा लो, उबला हुआ खिलाएंगे, उसमें मसाले नहीं होंगे, खाली नमक मिर्ची ऊपर से डाल दूंगी. क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है. इसलिए हम लोग पहले वाइफ को ट्रेनिंग देते हैं, और सबको हम बोलते हैं आगे वाइफ से बनवा के देखो, सेम टेस्ट आ जाए, फिर आपको क्या दिक्कत है. और हार्ट के पेशेंट के लिए डाइटिंग है ही कहाँ, हजारों आइटम्स है. मैं बोलता हूँ आप ब्रेकफास्ट गिन लो. बोलता क्या खाऊं? मैं बोला चलो लिखते हैं. एक दिन चपाती सब्जी, एक दिन सैंडविच, एक दिन पोहा, एक दिन उपमा, एक दिन दलिया, एक दिन कॉर्नफ्लेक, एक दिन ओट्स, एक दिन इडली, एक दिन डोसा, एक दिन उत्तपम, एक दिन चिल्ला. बोलता और कितने? मैं बोला 100 है मेरे पास, बिना तेल की. तो तेल नहीं चाहिए, नॉनवेज नहीं चाहिए,
और दूध में से मलाई निकल जानी चाहिए। दूध अलाउड है, पर दूध का जो भी सामान बनाओ फैट Skimmed. फ्री हो, और नट्स नहीं चाहिए। बस इतनी तो मेरी रिस्ट्रिक्शंस है। आइटम्स हजारों हैं और खिलाते हैं हम पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, अब तो पूड़ी भी बनाने लग गए, गोलगप्पे बनाते हैं हम लोग। तो हर चीज हमने इतनी, हमारी पूरी डाइटिशियन की टीम बनी हुई है। Wow. दे कुक एंड दे रिकॉर्ड एंड पुट इट इन द यूट्यूब। मेरी किताब, मेरी रेसिपी बुक्स है विच बिकेम बेस्ट सेलर। हमारी एक किताब है जीरो ऑयल कुकिंग, एक है जीरो ऑयल नाश्ता, एक है जीरो ऑयल मिठाइयाँ, एक है जीरो ऑयल साउथ इंडियन डिशेस, एंड दे आर ट्रांसलेटेड इनटू 10 लैंग्वेजेस। डॉक्टर, ये जो आपका जीरो ऑयल कॉन्सेप्ट है, क्या ये सिर्फ हार्ट के मरीजों के लिए है या हर कोई को इसे फॉलो करना चाहिए? हर कोई को फॉलो करना चाहिए। आप सोच के चलिए, हार्ट का मरीज कब हुआ आज पता चला? 2 साल पहले, 5 साल पहले क्या वो हार्ट का मरीज था? नहीं। उसकी आज 80 ब्लॉक है, तो 70 भी रही है, 60 भी रही है, और 40-50। और मैं समझता हूँ अगर यहाँ पे 10 लोग हैं, सबके कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होंगे। एडल्ट होने के बाद ब्लॉकेज शुरू होती है, 20 साल मान लो। अब कोई 30 साल का, कोई 40 साल का है, तो वो क्यों अलाउ करे अपने आप को ब्लॉकेज बनाने? तो ये जीरो ऑयल इज फॉर एवरीबॉडी, फॉर मास। आज देखेंगे जितने डायबिटीज की बीमारी, जितनी मोटापा का बीमारी, ब्लड प्रेशर बीमारी, ये सारा जीरो ऑयल से सॉल्व होने वाला है। जीरो ऑयल से हर तरह की फायदा होता है। हार्ट की बीमारी तो रुकती है, उसके संग वेट लॉस बहुत जबरदस्त हो सकती है। तो वेट लॉस के लिए आज इंडिया में आप देखिए एक मेजर प्रॉब्लम है वेट लॉस, क्योंकि पैसे आ गए, लोगों का मेहनत खत्म हो गई, खाना खा रहे खूब फैट जम के, और वजन बढ़े जा रहा है। तो वो भी जीरो ऑयल से सॉल्व हो सकता है। आपका, मैंने वो मैजिक जादू डाइट के बारे पढ़ा वेट लॉस के लिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैजिक डाइट जो है ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मैंने देखा है कंसेप्ट ही बहुत पावरफुल है। कंसेप्ट ये है कि आप जानते होंगे, कोई भी वेट लॉस करना चाहता है, बोलता है कैलोरीज कट कर दो। अब ना वो मरीज को कैलोरीज समझ है, कट कर दो मतलब क्या, कौन सा खाऊं कौन सा, भूखे रह जाता है, भूखे रह के कब तक चलेगा? तो हम लोग उनको बोलते नहीं नहीं, तुमको समझना पड़ेगा। तुम पेट भरते हो, स्टमक को खाने से भरते हो, आप भूखे रह के कब तक चला लोगे? तो आप एक काम करो, लो कैलोरी फूड खाओ। फूड खाओ पर कैलोरी लो हो, ऐसे वाले फूड खाओ। तो सब मुझे क्या मालूम कौन सा लो कैलोरी है? तो हमने बोला देखो, आज हमारे नोट्स होती है 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500, उसमें नाम लिखा हुआ है, नंबर्स लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं इसका ये कलर है, और कलर से भी जानते हैं। अब खाने में तो लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने बोला एक काम करते, खाने को डिवाइड करवाते हैं। तो जो सबसे कम कैलोरी वाले खाने हैं उसको हमने 20 रुपए का बोल दिया, जो उससे ज्यादा कैलोरी है उसको 50 रुपए बोल दिया। ये दोनों कौन है? सबसे कम वाली है सलाद और सब्जियां, ये सारे 20 रुपए का खाना है, और जितने फ्रूट्स है वो सब 100 रुपए का खाना है। खाली 2 एक्सेप्शन है, एक आलू है सब्जी में से जो 100 रुपए में चला गया, और 3-4 फ्रूट है, आम, केला, चीकू, अंगूर, वो 100 रुपए में चला गया, बाकी सब 20-20 के हैं। और 100 रुपए का खाना, 200 रुपए का खाना, सारे अनाज, ये रोटी, चावल, दलिया और ब्रेड और ये उपमा और ओट्स, ये जितने अनाज है ये हाई कैलोरी फूड है। ये वजन को रोकता है, वजन कम करने नहीं देता है। तो लोग डाइटिंग करते हैं, बोलते हैं मैं इसके जगह वो उसका रागी का रोटी खा लिया, आटे के जगह, वो सब 100 रुपए का खाना है। तो 100 रुपए का खाना ही नहीं है, 20 और 50 से पेट भरते रहो, वजन अपने आप कम होता जाएगा। पेट भर के खाओ पर आपको, और अच्छा 500 वाले खाने फ्राइड वाले, तो 500 वाले पूरे बंद करवा देते और हैं। 1000 वाला खाना, 1000 वाला है खाली तेल। नहीं, हाँ? नहीं, मैं तो बोल रही हूँ फोन डिलीवरी पे आता है। नहीं, 1000 रुपया हो गया तेल। जितने तेल है सब 1000 रुपए का। 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरी होता है। तो 100 ग्राम अगर आप बटर खा गए या तेल घी जो भी ले लिया, वो 1000 कैलोरी गई आपके अंदर। हमें चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए 1600 कैलोरी एक दिन में, एक नॉर्मल आदमी को। तो अगर वो खा खा के भी 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी नहीं करेगा, तो 600 कम पड़ेगा। वो बॉडी अंदर से यूज कर लेगा कैलोरीज को, उसकी बॉडी को तोड़ता रहेगा। मोटापा भी ऐसे ही होता है, आपको जरूरत है 1600 कैलोरी, अब 2000-3000 कैलोरी खा रहे हो, तो जितना बॉडी को जरूरत है वो तो यूज कर लिया, बाकी का जमा करके आपकी साइज को बढ़ाता गया। तो हम लोग बोलते हैं ये गाड़ी के टैंक के तरह है। गाड़ी का टैंक में आपको 16 लीटर जरूरत है, आप 20 लीटर डालते रहो, टैंक भर जाएगा, थोड़े दिन बाद ओवरफ्लो कर देगा। हमारे बॉडी में टैंक जो है वो स्ट्रेचेबल टैंक है। तो आप जितनी एक्स्ट्रा कैलोरी डालोगे वो फेंकेगा नहीं, वो अपनी टैंकी को साइज बढ़ाएगा। अब आपको टैंक छोटा करना है तो आप 1000 कैलोरी खाओ, अब गिनो मत, आप 20-50 पेट भर भर के खाते रहो, जब भूख लगे
और अपने आप वजन गिरता जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो लोग 10-10 मेरी जो जादू डाइट की वीडियो मैंने अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया एंड इन 1 मंथ आई लॉस्ट 7 किलोस। तो मैंने बोला यार अगर पैदल और ज़्यादा चलता तो 10 किलो कम करता। एंड माई पेशेंस अगर आप मेरे यूट्यूब में डाली हुई है जादू डाइट, अभी 35 लाख लोगों ने देखा है, 4000 पीपल हैव गिवन फीडबैक्स। मैंने 10 किलो, मैंने 15 किलो, मैंने 20 किलो, मैंने कितना किलो। अभी कलकत्ता में मेरी एक पेशेंट था, उसकी बेटी आती थी हर बार, तो उस बार आई तो मैं बोला तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ गई? बोला सब बड़ी नहीं हूँ, मैं ही हूँ। मैं बोला कितना लूज किया? बोलते 26 किलोस। तो मैंने उसकी इंटरव्यू ली, मैं बोला पहले वाला फोटो दिखाओ, अभी का दिखाओ। तो बोलती है मैं जादू डाइट फॉलो किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस खाली पेट भर भर के सलाद खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, भूख लगता है तो एक एप्पल खा लेती हूँ, भूख लगता है 2 खीरा काट के खा लेती हूँ, तो मेरा वजन ही गिरते जा रहा है। आपने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेटेड वे में कहा जाए तो कार्ब्स हटा दिए, फाइबर और न्यूट्रिशियस फूड, लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन फूड बढ़ा दिया। पर आपने इतनी सिंपल तरीके से उसे रख दिया ताकि लोगों को एक डाइट प्लान जिसमें वो वो सोर्स करना इंग्रेडिएंट्स, आपने हमें चाहिए नहीं डाइट प्लान। मैं बोला जो फ्रूट मिल रहा है, जो वेजिटेबल मिल रहा है, जी भर के खाते रहो। हमने उसमें दिखाया, मैंने अपना प्लेट सजा दिया कि देखो 2 खीरा डाला, 2 गाजर डाला, 2 टमाटर डाला, थोड़े एप्पल डाले, थोड़े अनार डाले, एक जूस पी लिया, ये 20 मेरा ब्रेकफास्ट खत्म। लंच में क्या किया, खीरा गाजर सबको कचूमर किया, 1 कटोरी दाल लिया, प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन में डाला और वो दाल खा गया। और डिनर में बॉइल्ड वेजिटेबल और सूप। ये हो गया टिपिकल स्टोरी। अब इसमें मैंने बोला एक काम करो, 7 दिन का अलग अलग डाइट बना लो, फ्रूट्स बदल दो, सब्जी बदल दो, दाल के जगह आप थोड़ा सलाद डाल दो, लेंटिल सलाद डाल दो, सूप को चेंज करते रहो हर दिन। तो चीज वही है, और जितना भूख लगे खाओ, रेस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है, जितना भूख लगे आप खा सकते हो, बट स्टिल यू स्टार्ट लूजिंग वेट। इट वर्क्स सो वेल। तो ये बहुत पॉपुलर, और इनफैक्ट अभी हमने इसका ऐप बनाया है। अच्छा, ऐप बहुत सिंपल सा है। आप अगर 1 प्लेट भर के सलाद खाते हो तो 1000 पॉइंट है, 1 प्लेट भर के फ्रूट्स खाते हो तो 500 पॉइंट है, और 2 रोटी खाए तो -500। क्या बात। और चावल खाए तो -500, और फ्राइड खाए तो -1000। अब आप पॉइंट इकट्ठा करने लग जाओ, जितना करोगे, जितना सूप पियोगे, जूस पियोगे, उतना आपका वजन गिरता जाएगा। वेइंग स्केल पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट बनाते जाओ, आउटकम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज मेरे माइंड में चल रही है डॉक्टर, मैंने ये बहुत जगह से सुना है कि फैट इज गुड। कुछ लोग कहते हैं घी 1 चम्मच खा लो, एक नया ट्रेंड चल रहा है कोकोनट ऑयल 1 स्पून, कि अच्छा कुकिंग ऑयल इज बैड, रॉ ऑयल एंड फैट इज गुड फॉर बॉडी। दे आर ऑल रबिश, गलत। क्यों? ये जो नॉलेज नहीं वाले आदमी बोल सकते हैं, नॉलेज वाला ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि नॉलेज ये है कि फैट इज ऑल द सेम, सारे फैट 9 कैलोरी वाली है। अब अगर कहाँ पे गड़बड़ है मैं बताऊं आपको, हमारे फैट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बॉडी में है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या जो भी है, लोग बोलते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड कोई चीज का, फूड का, फैट शुड बी 10% ऑफ द कैलोरीज। 10% में अगर हम 1600 कैलोरी एक आदमी को देते हैं तो 160 कैलोरी जरूरत है, उसमें 18 ग्राम फैट आता है। तो हमारे खाने में 18 ग्राम फैट इनविजिबल सोर्स से आ जाता है, रोटी, चावल, दाल सब के अंदर से आ जाती है, अलग से तेल डालने की जरूरत। अगर इसको मैं 20% कर दूं तो फिर अब 18 ग्राम और चाहिए। अब कोई बोल देता है नट से ले लो, कोई बोलता है वो फलाने तेल से ले लो, जिसको जिसका मार्केटिंग करना उसका कर देता है। पर अगर हार्ट के लिए कहा जाए तो सारे बेकार है, अगर वजन के लिए कहा जाए तो सब बेकार है। और आज जितने लोग मर रहे हैं हार्ट से, आप सोच नहीं सकते हो। 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गेटिंग वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ हार्ट, फैट खा खा के। अब वो फैट जो तेल बेच रहा है उसको अलग अलग चाहिए, अलग अलग तरीके से उसको लिखता है, वो देखता है यहाँ पे सैचुरेटेड पॉली मोनो को लेके खिलाता है लोगों को। भाई सैचुरेटेड मान लो 5% है तो लिखेगा 95% सैचुरेटेड फैट फ्री, सैचुरेटेड को स्टार करके नीचे लिख देगा, तो आप पढ़ोगे 95% फैट फ्री, जबकि वो 100% फैट है। तो लोगों को बुद्धू बनाने की प्रोसेस है ये। अगर लॉजिक देखोगे तो सारे बेकार हैं, सारे तेल एक से हैं। और घी को, एक फॉरेनर मेरे को पूछती है व्हाट इज घी, मैं सोचने लगा कैसे बताऊं, मैं बोला मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, तो मैं बोला मिल्क ऑयल, बोलते वो आई अंडरस्टैंड नाउ। तो घी इज मिल्क ऑयल, बस उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है बिकॉज द एनिमल फूड।
बाकी तेल में तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, घी में और कॉड लिवर ऑयल में, ये दोनों एनिमल से आती है तेल, इनमें कोलेस्ट्रॉल भी है, ये डबल मार खाता है। पर क्या है, हमारे पुरखों से उस वक्त गाय का दूध ही मिलता था, क्रैश, ये तो अंग्रेज लोग आने के बाद तेल निकालने लगे सब सीड से, उसके पहले उसी से आता था। तो आयुर्वेदा में घी का नाम चलता रहा, तो लोगों का एक धारणा बन गया कि हेल्दी होगा घी, और वो चल रहा है बहुत साल से। पर ये हो गया कि 2500 साल में आयुर्वेदा बदला नहीं, दुनिया बदल गई। जो लोग खेत में सारा दिन काम करते थे, 10 किलोमीटर जाते थे, 10 किलोमीटर आते थे दूसरे गांव से, वो घी खा के पचा लेते थे। अब हमने सारी काम बंद कर दिया, पर आयुर्वेदा बोलता है घी चलेगा। वो जो कंसेप्ट रह गई है लोगों के दिमाग में, वो हेल्दी है घी, क्योंकि मेरी दादी की दादी खाती थी। अरे उस वक्त हेल्दी था क्योंकि वो मरने वाले थे, उनके पास कैलोरीज नहीं होते थे, तो घी में हाई कैलोरी मिलते थे, मेहनत वाले लोग घी खाते थे, ताकत होता था। अब ताकत नहीं, अब तो मारने वाला काम हो गया। तो कंसेप्ट्स हैव टू चेंज, ये चल रहा है, पर अल्टीमेटली पीपल विल रियलाइज, और इसमें लॉजिक ही नहीं है। डॉक्टर, ये जो आपने नेचुरल बाईपास मेंशन किया, इसके बारे थोड़ा डिटेल में बताइए, ईसीपी मशीन क्या है? देखिए, गॉड ने हम लोग को बहुत कुछ दिया हमारे बॉडी में, वर्ल्ड का बेस्ट मशीन माना जाता है। 2 किडनीज है, 1 किडनी एक्स्ट्रा है, आपको किसी का किडनी खराब हो जाए, किडनी हम बना नहीं पाते हैं, तो कोई से उधारी ले लेते, कोई से डोनेट करवा देते हैं। वैसे ही हार्ट भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो हार्ट की भी एक एक्स्ट्रा ट्यूब दे के रखी है गॉड ने। अच्छा। तो एक के संग एक फ्री बोलते हैं ना, वो वाला किया हुआ है। तो हार्ट की जो ट्यूब जाती है, हार्ट के मसल्स को ब्लड देती है, वो हार्ट के ऊपर से जाती है, और उसमें से जड़ें निकल के अंदर घुस जाती है मसल्स के अंदर, तो उससे ब्लड मिलता है। जैसे इरिगेशन की पाइप गई, उसमें से छोटे छोटे ट्यूब्स अंदर घुस गए। अब वो जो ट्यूब्स है वो घास के जड़ के जैसे, घास को उखाड़ के देखिएगा, एक जड़ नहीं है, 50 हो गया, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर उसको एक्टिवेट कर दिया, तो ऊपर एक ट्यूब है जो ब्लॉक्ड है, नीचे एक नई ट्यूब बन गई, वो ओरिजिनल हो गया। तो वो सेकेंडरी ट्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज एंड कोलैटरल। कोलैटरल मीनिंग समझिए, बैंक में लोन लेते हैं, बोलते हैं कोलैटरल दो, कि आप फंस जाओ तो कोई से पैसे दिलवाना होगा आपको, तो वो कोलैटरल गॉड ने दिया हुआ हम लोग को। इट इज समथिंग लाइक मेन, वो है हाईवे, और साथ में सर्विस लेन भी लगा के रखा है कि हाईवे बंद हो तो सर्विस लेन से काम लगा ले। अब ये जो सर्विस लेन है, इसको बोलते हैं कैपिलरीज एंड कोलैटरल, थाउजेंड्स ऑफ देम आर देयर एंड दे आर जॉइंड टुगेदर। उसको खाली प्रेशर डाल के उसको चालू करना होता है। आप देखेंगे खिलाड़ी इसको जब ट्रेनिंग में लेते हैं तो उनको दौड़ाया जाता है, 1-1 घंटा दौड़ाते हैं हर दिन। क्यों दौड़ाते हैं? कि उसमें डबल ब्लड जाए उस ट्यूब्स में। जो एक जगह डबल ब्लड आया, एक तो ओरिजिनल ट्यूब में जा रहा है, दूसरी वो सेकंड वाली को भी चालू कर लेता है। तो वो दौड़ दौड़ के 1-1, 2-2 महीना तक दौड़ता है, तो उसकी कैपेसिटी इतनी होती है, फुटबॉल ग्राउंड में 1 घंटा वो दौड़ता है वो। तो इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। तो उसने नेचुरल बाईपास को खोल लिया। अब हार्ट, अच्छा हमारी भी एक खुली होती थी, कब? हजारों साल पहले हम जंगलों में होते थे, और जानवर से बचने का एक ही उपाय था, भागो जान बचा के। हर दिन 10 बार भागना होता था, ये सारे ट्यूब एक्टिवेट हुए होते थे। अब हमने सारे ट्यूब्स को बंद रख दिए, क्योंकि हमें मेहनत ही नहीं करती। अब ये ट्यूब अपने पास पड़ी है, उधर डॉक्टर बोलता है मैं नया लगाऊंगा काट के। अरे यार, ओरिजिनल है ना तुम्हारे पास, उसको चालू कर लो। अब इसको चालू करने के लिए अमेरिका में रिसर्च चालू हुई, 30-40 साल लगी, एक मशीन बनाई गई। वो मशीन वही काम करता है जो हम 2 घंटा दौड़ के करते हैं, वो 1 घंटे में वो सारा काम कर देता है। तो वो मशीन करता क्या है, हार्ट के मसल्स को एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करता है। कब? आपको मालूम होना चाहिए, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरे बॉडी को ब्लड मिलता है, इसको सिस्टोल बोलता है। उस वक्त पैरों के सारे मसल्स को भी भर देता है। पैर में कहाँ मसल्स है? बॉडी की 70% मसल्स थाई में, बटक्स में और कफ में होता है। इनको ब्लड भरा, और नेक्स्ट मोमेंट हार्ट इसी ब्लड को वापस पुल करता है डायस्टोल में, फिर नया भेजता है, फिर पुल करता है। मशीन में क्या होता है, जैकेट्स लगे होते हैं, पैरों के सारे मसल्स को जैकेट से बांध देते हैं। अब ईसीजी कंप्यूटर को फीड होता है। जब हार्ट पंप करके ब्लड भेज रहा है तो जैकेट्स ढीले हो जाते हैं, तो ब्लड भर गया सारे मसल्स में, और जब ब्लड वापस जा रहा है तो स्क्वीज करके उस डबल ब्लड को भेज देता है, ब्लड को डबल भेजता है। मतलब झूला आ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि धक्के से हार्ट भेज रहा था। झूला वापस जा रहा था, स्लगिसली मैंने पीछे से धक्का लगा के उसका स्पीड बढ़वा दिया। और वो जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो हार्ट को मिलेगा डायस्टोल में। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरे बॉडी को ब्लड मिला, हार्ट को नहीं मिल सकता क्योंकि हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, उसको मिलता है ड्यूरिंग डायस्टोल। तो हमारे मेडिकल साइंस में बोला जाता है हार्ट
होल बॉडी गेट्स ब्लड इन सिस्टोल, हार्ट गेट्स ओनली इन डायस्टोल। और डायस्टोल में मैंने पैर के स्क्वीज करके सारे ब्लड को हार्ट में डाल दिया और वो मशीन चलता जाएगा 1 घंटे तक, तो 4200 बार एक्स्ट्रा ब्लड जाएगी वो ट्यूब्स में। और वो 40 घंटा किया तो हार्ट की जो सेकेंड सेट है वो भी चालू हो गई। तो आपकी बॉडी में जब सेकेंड प्रोविजन रखा हुआ है गॉड ने, और उसको एक मशीन से आप खोल सकते हो और बिना काटे बिना स्क्रैच के, ये मशीन जब डेवलप हुई अमेरिका में तो ये काफी पॉपुलर हो गई और सब ने करना। वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट लोगों ने एक ऐसा बना दिया बंदोबस्त कि ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बट ये उन्हीं को करवाएंगे जो बाईपास फेल हो जाए, एंजियोप्लास्टी फेल हो जाए, उन्हीं को करवाएंगे। और अमेरिका में उन्होंने ऐसा बना दिया आपस में लॉबी बना के कि वो पॉपुलर हुआ नहीं, जबकि अमेरिका में गवर्नमेंट ने वो भी दे दिया कि इसको इंश्योरेंस से क्लेम भी पास करवा दिया। तो अमेरिका में लीगली अलाउड है, इसको FDA अप्रूवल बोलते हैं, FDA अप्रूव्ड है प्लस इंश्योरेंस पे भी कर रहा है। हमारे यहाँ ये पॉपुलर नहीं हो रहा था, तो हमने इसको पॉपुलर किया कि भाई आप एक काम करो, 40 घंटा आ जाओ हमारे पास, हम 40 घंटे में आपके हार्ट में एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब को चालू कर देते हैं। अब आपके पास 2 सेट हो गई, एक अगर बंद भी होगा तो दूसरी चालू है, तो आपके पास ये नेचुरल बाईपास है। इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेट, नो कटिंग ऑफ द बॉडी एंड द मशीन इज नॉट सो एक्सपेंसिव। उसको अपना लाओ, और हर जगह हमने अपने 140 क्लिनिक है, सब जगह इसको लगाया। और जिनका सीरियस केस है उनको हम बोलते हैं ये भी करवा लो, आपके पास एक्स्ट्रा ट्यूब, उसको चालू करवा देते हैं। वाह, वंडरफुल। कितनी सारी चीजें हैं जिनके बारे लोगों को पता ही नहीं है। आई थिंक ये 1 घंटा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बट मैं एक चीज़ जो अभी भी मुझे थोड़ी खटक रही है, जो मुझे आपसे समझना है, अगर किसी प्रॉब्लम आए और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे स्टेंट लगा लो, बाईपास कर लो, एक आम आदमी कैसे समझे कि क्या करना है? एक बात बताऊं, अभी ना एक, जैसे मैं आपको एक बता रहा था कि भाई किकबैक होता है, ये हार्ट के हॉस्पिटल्स भी किकबैक देते हैं, जो भी उनको भेज देता है उनको भी पैसे मिलते हैं। तो ये एक प्रोसेस ऐसा बन गया, जो कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स हार्ट के हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं उनका इंसेंटिव रहता है भेजने का। तो अगर वो उस डॉक्टर के पास चला गया जो बड़े हार्ट के हॉस्पिटल में है, तो वो तो उधर ले ही जाएगा। जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होता है वो यूजुअली उतने कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो हार्ट के पेशेंट को दवाइयाँ दे के छोड़ देता है, पर वो डरता है इसलिए कि अगर मेरी गलतियां रही और हार्ट अटैक हो जाए तो मेरे ऊपर उनस आएगा। तो ये प्रोसेस ही गलत हो गई। अब क्या, जो डॉक्टर के पास जाओ, या तो बोल देगा मैं नहीं करता आपका ट्रीटमेंट, मैं तो सीरियस पेशेंट है, और या तो उसके पास गया हार्ट के हॉस्पिटल में, वो सीधा ऑपरेशन के लिए ले जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, पब्लिक एजुकेशन चालू किया, बोला पब्लिक को समझाता हूँ। अब जब मरीज हमारे पास आता है, हमने बोला एक काम करो, कितने को एजुकेट करोगे, यूट्यूब में सारी डाल के रख दो। तो मैंने लोगों को एजुकेट कर दिया कि देखो जहाँ पे भी आप हो, आज पता चला ना, तो इसका मतलब नहीं 1 महीना पहले ब्लॉकेज नहीं था, 1 साल पहले ब्लॉकेज नहीं था, 1-2% कम थी। आज 40 साल में 80 ब्लॉक हुई है, तो 2-2% पर ईयर ही तो है। 1 साल पहले क्या नहीं थी, आज वो 70 लिख रहा है। अभी 2 दिन पहले, 1 साल पहले करता तो 68 नहीं लिखता, 70 ही लिखता, क्योंकि परसेंटेज तो अप्रोक्सीमेट है। तो तुम घबराओ मत। तो ये जो बोलने वाली बात है, ये डॉक्टर्स बोलते हैं, तो आज हमारे पास कौन से लोग भेजते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेदा का डॉक्टर, जिनको बिलीफ है कि यार ये नेचर में बिलीफ रखते हैं, वो भेज देते हैं। आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया, बोला सर वो होम्योपैथी का डॉक्टर, उन्होंने बोला तू ये सब छोड़, तू जा वहाँ चला जा। तो मैं आपके पास आ गया। तो वो क्या, जो लोग नॉन मेडिकल लोग हैं, जिनको इस पेशेंट से कुछ गलत मोटिवेशन से पैसा ना मिलने का बंदोबस्त है, वो लोग हमारे पास भेज देते हैं। और हमारे पेशेंट जो ठीक होके जाते हैं वो भेजते हैं, उनके परिवार वाले भेजते हैं। आज मेरे 50% पेशेंट्स वही है, सर मेरे दोस्त की मदर का आपने इलाज किया था, सर फलाने के फलाने को आपने इलाज किया था, एंड दे कम, एंड सम कम थ्रू द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को लगा कि ये बात अच्छी चीज है, दे प्रोमोटेड इट, एंड वो प्रोमोट से क्या होता है, आम आदमी को भी समझ आने लगा। अच्छा, सबको सस्पिशन रहता है यार ये क्या मतलब है, जाते ही बोलते हैं मरने वालों, मैं तो कल तक ठीक था, मरूंगा कैसे ऐसे। पर अब क्या करेगा, कोई और सपोर्ट देने वाला ही नहीं। आई थिंक ये जो आपने बात समझाई कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 दिन में नहीं डिसीजन लिया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वो गलत हार्ट अटैक इज अ स्लो प्रोसेस, और आप 6, 8, 12 महीने आराम से ले सकते हैं, वेट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत कंट्रोल कर दिया तो आपका बाईपास एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं, और हार्ट अटैक ना हो। आदमी डरता है हार्ट अटैक से, और वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर डराते हैं हार्ट अटैक होने वाला है,
वो गलत है। क्योंकि हम हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एपिसोड इनकम्प्लीट होगा ये चीज समझे बिना। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, एक आम आदमी को कैसे समझ आए कि ये बंदे को आज मेरे सामने हार्ट अटैक हो रहा है? हार्ट अटैक मतलब आपको जैसे मैंने बोला 70, 80, 50, 60 कुछ भी ब्लॉकेज था और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन था, वो मेम्ब्रेन बस्ट कर गया, ब्लॉकेज बढ़ रहा था। हम लोग बोलते हैं नोट की गड्डी में नोट घुसाओगे रबर बैंड फटेगा। जिस दिन हार्ट अटैक हुआ और 1 मिनट लगता है वो क्लॉट बनने में, जैसे ही वो क्लॉट बनी वो 100 में कन्वर्ट हुआ। पेशेंट को 10 सेकंड में पता चल जाएगा। 10 सेकंड के बाद उसको हार्ट को सप्लाई मिलना बंद हो गया, वो एरिया को, उसको पेन हो जाता है, बैठे बैठे पेन होती है, सांस फूलती है, कुछ लोगों को चोकिंग होती है, पसीना पसीना आ जाता है। ये हार्ट अटैक के लक्षण है। एंजाइना का लक्षण है चलने से बढ़ेगा, रुकते ही ठीक हो जाएगा। हार्ट अटैक में बैठे बैठे सेम चीज होगा और एक्यूट होगा, ज्यादा ज्यादा और ज्यादा होगा, पसीना होगा, वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो ये हार्ट अटैक है। अब देखिए हार्ट अटैक के वक्त करना क्या है। करने का एक ही है, वो जो क्लॉट है उसको अगर गला सको तो वो एरिया बच जाएगा। उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा संस्था भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो हो चुका। तो वो पेशेंट को हम लोग एक ही बात बोलते हैं कि जितना जल्दी, एक ही जगह हम हार्ट के हॉस्पिटल को मानते हैं, वो है वो क्लॉट रिमूव करने का काम कर सकते हो। उसमें इंजेक्शंस भी आता है और उसको स्टेंट भी लग सकता है, पर वो लगाने का जो टाइम है वो 1 ही घंटा है। अगर 1 घंटा उसको ब्लड नहीं मिला तो वो एरिया डेड हो जाता है। तो वो इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है कि वो 1 घंटे में वहां पहुंच भी जाए और वो क्लॉट भी गल जाए। ये इंडिया में होता नहीं है। तो ये यूजुअली वो पहुंच तो जाता है, तब तक डैमेज हो जाता है। तो हार्ट के हॉस्पिटल के पास क्या रह जाता है कि उसको उस वक्त बचा के रखना, उसको फ्लूइड देना या उसका लंग्स में पानी जम गया उसको निकालना, उसको पेन हो रहा है उसको कम करना, ये मेन काम होता है। क्योंकि वो 1 घंटे में पहुंचता ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता वो समझिए। इंडिया में क्या है, एजुकेशन की बहुत कमी है। तो पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है वो बोलता है पापा चलते हैं हॉस्पिटल, नहीं नहीं ये गैस का प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा सोडा दे दे, ये मेरे को मालूम है गैस कल गलत खाया उसी से हो रहा है। वो 1 घंटा पेशेंट वहीं पे वेट कर लेगा। फिर वो डॉक्टर आएगी, डॉक्टर को बुलाया जाएगा थोड़ी देर बाद जब दर्द खत्म नहीं हो रहा है। डॉक्टर आके डायग्नोसिस करके बोलेगा जाओ हॉस्पिटल, जाने में 1 घंटा लगा, वहां जाके लाइन लगाओ, वहां पे डॉक्टर बोलेगा अभी आऊंगा, तो 2-3 घंटा गया, तो जो डेड होना था वो हो गया। अमेरिका में ये काम हो रहा है। वहां पे क्या है, आप 911 फोन कर लो, आपको अटैक लग रहा है, पसीना आ रहा है और पेन हो रहा है, आपने सीधा 911 फोन किया और कुछ नहीं करना, उसको बोलो आई फील आई हैव गॉट हार्ट अटैक। वो लोग इमीडिएटली आपका एड्रेस ट्रैक करेगा 1 सेकेंड के अंदर, नियरेस्ट एम्बुलेंस को बोल देगा वहां पहुंचो, एम्बुलेंस आपको उसमें डालेगा। ईसीजी करते करते नियरेस्ट हॉस्पिटल को फोन किया, हम लोग एक पेशेंट लेके आ रहे हैं, हार्ट अटैक हुआ, 15 मिनट हुआ अभी, और तुम रेडी रखो, ओटी रेडी रखो, नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड, नो मनी रिक्वायर्ड, वो सीधा जाके क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा, नो डैमेज टू द हार्ट। तो ये इंडिया में होता है नहीं, तो इसलिए हार्ट अटैक होने के बाद इंडिया में झंझट है। तो और इससे वो एम्बुलेंस भी मैंने कब आएगा, कितने देर बाद आएगा, बहुत सारे झंझट है। तो इंडिया में हार्ट अटैक ना हो वही सबसे अच्छा है। तो मेरे पास तो हमें परहेज तो करना ही पड़ेगा। छोटा सा इंटरेस्टिंग सी बात आ गई याद। एक मरीज आया मेरे पास, बोलता है सर अगर ये सब बात आप बता रहे हो तो आप अगर कहें तो हॉस्पिटल के नेक्स्ट वाले बिल्डिंग में मैं मकान ले लेता हूँ। मैं बोला क्यों? बोला बस जैसे ही हार्ट अटैक होगा मैं एंट्री कर जाऊंगा और आधे घंटे में खुल जाएगा वो सब। मैं बोला और अच्छा बात बताऊं? बोलते बोलो। मैं बोला हॉस्पिटल में बेड ले लो और अच्छा रहेगा आप आईसीयू में बेड लो, वहां पे हार्ट अटैक करना और वहीं पे वो क्लॉट गला लेगा, और अच्छा होगा कि आप हार्ट अटैक होने ही मत देना। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव। इंडिया में हार्ट अटैक होने के बाद अगर माइनर है तो आप ऐसे ही बच जाओगे, मेजर हो गया, बहुत बड़ा हो गया तो मरेगा ऐसे ही। तो हार्ट अटैक बहुत खतरनाक है यहाँ, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचना ही मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं आप हार्ट का पेशेंट हो, आप कहीं पे प्रिकॉशन में कमी करो ही मत। जैसे ही रिवर्सल कर लोगे उसके बाद हार्ट अटैक होने का चांसेस खत्म है। तो वो एक बार आपको समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस वही है कि हार्ट अटैक होने मत देना। कब होगा ये नहीं मालूम। बहुत सारे ऐसे मरीज है, बोलता है मेरे को तो 2 साल पहले बोला था बाईपास में, तो कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल नहीं है फिर भी हार्ट अटैक नहीं हुआ। मैं बोला भाई तुम्हारे 90 में फटने वाली थी, अभी 80 है, 2-4 साल बाद फटेगा तुम्हारा। तो पर फटने मत दो, आज के बाद से ऐसा कर दो कि ब्लॉकेज रिवर्स हो, बढ़े नहीं, देन यू आर सेफ। डॉक्टर हमेशा ये देखा गया कि आदमियों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है। बहुत रिसेंटली मुझे सुनने में आ रहा है कि
किसी की ग्रैंड मदर ऑल्सो डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो आजकल मुझे विमेन में भी ये देखने आज मिल से रहा है। 30 साल पहले जब मैं कैंप्स वगैरह करता था, तो अगर 20 पेशेंट होते थे, उसमें से 18 मेल होते थे, 2 फीमेल होते थे। अब ये रेशियो बदल गई है। अब करीब-करीब 30-70 आ गई है। मतलब 6 मरीज लेडी होगी और बाकी 24 मेल होंगे, तो लेडीज के नंबर्स बढ़ गए। आगे हम लोग की एक्सप्लेनेशन थी कि लेडीज में जब तक ये पीरियड्स चलता है, हार्मोन्स रहती है, तब तक उसको प्रोटेक्शन मिलता है। एग्जैक्टली। And after suppose the menopause, he starts developing blockage. By that time, husband has already blocked 50%. हाँ। तो वो उस रेस में आगे, वो आगे जाके हार्ट अटैक करेगा, लेडीज को बाद में होगा। बट नाउ विद द बैड लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, बैड हैबिट्स, एक्सरसाइज, नो टाइम, स्ट्रेस, तो लेडीज भी आजकल compete कर रही है हार्ट अटैक के इसमें। तो इट्स बैड, बट अगेन दे मस्ट टेक केयर। आजकल ओबीज लेडीज भरे हुए हैं, और ओबीज के चक्कर में फिर अर्थराइटिस हो गया, फिर एक्सरसाइज बंद हो गई, कोलेस्ट्रॉल हाई है, शुगर हाई है। अच्छा, लेडीज में ऐसा भी होता है, हस्बैंड ठीक रहे, मैं खराब हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बहुत लेडीज आते हैं। वो फिर फंसे ही रहते हैं। हस्बैंड को हार्ट अटैक का चेक कराती है, पता चला उसको भी ब्लॉकेज। हम लोग कभी कभी हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, उनकी वाइफ को भी चेक कराते हैं, उसकी भी ब्लॉकेज मिल जाती है। क्योंकि घर में खाना तो सेम ही सेम खाया ही जा खा रहा रहा है, है। लाइफस्टाइल तो सेम ही है। जो ट्रीटमेंट अप्रोच है, क्या वो सेम होता है, या आपका प्रोसेस ऑफ डूइंग द ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाता है? डिपेंड करता है। देखिए, कोई के पास ब्लड प्रेशर है, कोई का नहीं है, कोई का शुगर ज्यादा, कोई का नहीं, समझ कोई का हार्ट का पंपिंग कम है, हम्म, हार्ट अटैक पहले ही हो चुका है, कोई का हुआ नहीं है। हम्म, तो वो फैक्टर्स के हिसाब से हर चीज का दवाइयाँ, हर चीज चेंज होती है। तो हम लोग ने बहुत एक ही अच्छी बात है हम लोग की, हम लोग वी आर डीलिंग विथ नॉन इमरजेंसी पेशेंट्स। जो आदमी 100 कदम चल रहा है, उसको मैं आराम से खुशी से लेता हूँ, क्योंकि अब उसको आगे बीमारी बढ़ेगी नहीं, बंदोबस्त कर दूंगा। तो हम लोग उनको अवॉइड करते जिनको बैठे बैठे पेन हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ आगे जाके दवाइयाँ दे रहा हूँ, जब थोड़े बहुत चलने लायक हो जाए तो मेरे पास तब आ आना। जाना। तो नेचुरली इमरजेंसीज वी डोंट वांट, बट पेशेंट्स की कमी नहीं है इंडिया में। इतने बिल्कुल मरीज नहीं, हैं, इतने बिल्कुल। मरीज हैं, आप खत्म ही नहीं कर सकते। ये लोग 100 साल भी बाईपास करें ना, तो पेशेंट खत्म नहीं होगा, इतने मरीज हैं। तो एनीवे मैं ये समझता हूँ कि आज बीमारी का जो जड़ है, उसको आम आदमी तक पहुंचाना, उनके नॉलेज में होना, वो उनको क्या खाना क्या नहीं खाना वो समझना। तो मेरे को लगता है वी हैव बीन सक्सेसफुल इन रीचिंग मास, और मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास वाले जो है ना, वो पढ़ उड़ भी लेते हैं, वो थोड़ा समझ भी लेते हैं, और उनके पास पैसे भी है, ऑपरेशन करा भी लेते हैं। बट हमने देखा मास फंसा होता है, जो गरीब होता है, जो घर बेच के फादर का ट्रीटमेंट कराता है, इन लोग को बहुत जरूरी है सारी नॉलेज की। डॉक्टर बिमल, हमारे घर में क्या हम कोई एक इमरजेंसी किट हमें रखनी चाहिए, ताकि अगर किसी को हार्ट अटैक आए, आपने कहा 1 घंटे के अंदर हमें हॉस्पिटल पहुंचना है, उस 1 घंटे में एक आम आदमी कैसे मदद कर सकता है? ये एक बहुत अच्छी चीज है। हमने एक प्रोसेस बनाया है कि 3 टैबलेट आप उसी वक्त चबा के खा लो। 3 दवाइयाँ होगी उसमें। आपको मालूम है उस वक्त ब्लड पतला करना बहुत जरूरी है, और वो पतला करने का हॉस्पिटल पहुंचने 2 घंटा लग गया, 1 घंटा, तब तक कि पतला हो जाए और क्लॉट गल जाए तो बढ़िया हो जाए, हार्ट अटैक कम से कम कंटेंट हो जाए। तो उसमें होता है एक क्लोपिडोग्रेल करके गोली है, वो 300 मिलीग्राम लिया जाए, और एक डिस्परिन करके गोली एस्पिरिन जो ब्लड पतला करता है, वो 325 मिलीग्राम लिया जाए, और 80 मिलीग्राम का एक एटोर्वोस्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ये 3 दवाई को अगर चबा के खा लिया जाए उस वक्त, तो वो हार्ट अटैक को रोक भी सकता है और उसका असर को भी कम कर सकता है। तो ये 3 दवाइयाँ अगर कोई ले ले, और उसका नाम फिर से बता दूं, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम, 150 की दवाई आती है, उसको 2 ले लें। एस्पिरिन डिस्परिन नाम से आती है 325, वो ले ले, और एटोर्वोस्टैटिन 880 मिलीग्राम। ये 3 चीज अगर कोई आदमी अपने पास रखे, उसके पुड़िया बना ले, 20-25 रुपए की आएगी एक पुड़िया, और अपने दोस्तों को भी बांट दें, लोगों को रख दें कि ये दवाई कभी कोई को लगे हार्ट अटैक है, इसका नुकसान भी नहीं, अगर नहीं यूज हुआ तो कोई बात नहीं, स्टोमक में करके निकल जाएगा नीचे, बट इट मे एट दैट टाइम बी ऑफ इमेंस हेल्प। क्योंकि इंडिया में ये पहुंचना बहुत इंट्रिकेट है, वो टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है ये दवाई लेके।
दिस इज इसको बोलते हैं रामबाण मान लो, या मान लो इमरजेंसी बाण, जो आपके पास रखी अस्त्र है जो हार्ट अटैक को रोक सकता है उस वक्त। Got it. I have some questions here जो हमें आए हैं and I need help from you. Recently एक वायरल हुई थी जिसमें एक यंग लड़का बैडमिंटन खेलते वक्त कोलैप्स हो गया और हार्ट अटैक आ गया। ऐसे केस देखने में डर गया हूँ। क्या मुझे फिजिकल एक्टिविटी कम कर देनी चाहिए या जिम जाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, होता क्या मालूम है, ये ब्लॉकेज का रीजन है आपके पास, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, और वो रीजन के संग वो ब्लॉकेज बढ़ रहा है, और ब्लॉकेज एक ना एक दिन हार्ट अटैक होना तो उस दिन फट जाएगा। तो लोग मुझे पूछते हैं उस वक्त जब मैं जिम में था तब हार्ट अटैक हो गया, कोई बोलता है मैं स्विमिंग पूल में था तब हार्ट अटैक हो गया, एक बोलता है मैं ट्रेन में था हार्ट अटैक हो गया, तो ट्रेन में जाना ठीक नहीं है क्या? एक बोलता है मैंने सुना था लंदन से बम्बई फ्लाइट आ रहा था, एक हार्ट का पेशेंट था, वहीं हार्ट अटैक हो गया, तो फ्लाइट सेफ है क्या? तो ये क्वेश्चंस आता है, तो मैं उनको समझाता हूँ। मैं एक सुना हूँ, एक मरीज अपने बेड पे सोया हुआ था, रात को उसी को हार्ट अटैक आ गया। तो सर बेड पे रात को सोना भी अलाउड नहीं है। मैं बोला भाई ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन वो पर्दा फटेगा, वो आपको पूछेगा नहीं आप आज क्या कर रहे हो। उस दिन नहीं फटता जिम में तो नेक्स्ट दिन बैडमिंटन में फटता, बैडमिंटन में नहीं फटता तो तीसरे दिन सोते हुए ड्राइव फट- करते हुए फटता, नहीं तो सोते हुए फटता। आप ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो तो पर्दा फटेगा, आपको पूछने वाला नहीं आप कर क्या रहे हो, मैं फटूं या ना फटूं। तो फटेगा जिस दिन जो कर रहा था उसी में होगा। तो आप देखोगे कहीं बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, तो क्या बैठना भी अलाउड नहीं है क्या? ब्लॉकेज बढ़ाना अलाउड नहीं है। कॉमन चीज हार्ट अटैक में है कि ब्लॉकेज बढ़ रहा है, वो गलत खाना खा रहा है, वो टेंशन ले रहा है, वो स्मोक कर रहा है, वो फैट खा रहा है। आजकल जो वेस्टर्न फूड्स आ गए सारे फैट से लदा हुआ है, वो खा रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एक्सरसाइज है नहीं, तो ये हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। लोग इसको उसको जिम्मेवार करते हैं, जिम को जिम्मेवार, इसको जिम्मेवार। अरे भाई जिम छोड़ के भी तो हार्ट अटैक हो रहा है ना, तो कौन सा काम बंद कर दें? डॉक्टर बिमल, मैं 15 साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ। दिन में मैं 10-15 सिगरेट लेता हूँ। क्या मेरे जैसे हैवी स्मोकर के लिए भी स्मोकिंग क्विट करना रियलिस्टिक है? एकदम है। स्मोकिंग क्विट करने का 2 लॉजिक मैं समझाता हूँ। मैं उनको पहले समझाता हूँ स्मोकिंग करता क्या हार्ट के लिए, कि एक सरफेस है उसमें मैंने धूल डाला और धूल चिपकी नहीं, मैंने फू दिया उड़ गया, इसमें गोंद लगाया और उसमें धूल चिपक गई। तो जो स्मोकिंग कर रहे हो आप ट्यूब को स्टिकी बना रहे हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल चिपक रहा है और आपका हार्ट अटैक होने वाला है। तो आप अगर चाहते हो बढ़ाना है तब तो आपकी मर्जी है, बढ़ाओ हार्ट अटैक करो। पर अगर आपका दिमाग बोलता है मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, तो आपको चेंज करना चाहिए। छोड़ने के 2 लॉजिक हम लोग समझाते हैं, 2 शर्त है, 2 कंडीशंस है। बोलते क्या क्या? मैं बोले, एक, किसी के कहने से छोड़ना मत, ना आपकी बीवी की बात सुनना, ना बेटे का सुनना। जिस दिन आपका दिल बोले उस दिन छोड़ सकते हो। और दूसरी ये है कि एक ही दिन में छोड़ना। ये नहीं कि मैं आज आधा कर दूंगा, कल और चौथाई कर दूंगा, फिर टेंशन आएगा, उस दिन फिर पूरे में आ जाओगे। तो जिस दिन मन बन जाए कि मेरा दिल बोलता है छोड़ दे, उस दिन उसको छोड़ देना। इसके बाद भी कोई अटक जाता है कि सर फिर भी नहीं छोड़ पाया, तो मैं बोला चलो एक काम और देता हूँ, एक 500 का नोट फाड़ना, फिर एक सिगरेट पीना। तो वो आदमी बोलता है मैं सिगरेट और नोट लेके बैठा रहा, 2 घंटे बाद फाड़ नहीं पाया, सिगरेट ही फाड़ दिया। अगर मेरी ब्लड रिपोर्ट में आज हाई कोलेस्ट्रॉल आया है 280, तो मुझे क्या इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए? इमीडिएट स्टेप पहला वही है कि आप एक बार और लिपिड चेंज चेक कर लो, अगर कोई गलत रिपोर्ट ना हो। अगर हो तो फिर आपका सिटी स्कैन बनता है, 7,000 रुपया खर्चा होगा, 7.5। एक बार ब्लॉकेज चेक कर लो, क्योंकि अगर इतनी रहेगी तो अगर आप 50 ब्लॉकेज तो एक ना एक दिन तो हार्ट अटैक में जाओगे। और अगर वो स्कैन क्लियर आ गया तो फिर आराम से फिर बिना आप अपने टेंशन आप को कंट्रोल करो। हम्म। आज मान लो आज कोई का 35 साल उम्र है, तो 20 साल से 35-15 साल में 10% ब्लॉकेज आई है, तो इसका मतलब नहीं है कि 10 को 20 ही करना है। कोशिश करो, फैट वेट खत्म करो, और जेनेटिक है तो फिर दवाई भी लेना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है घी से स्ट्रेंथ आती है, वो बंद कर दोगे तो कमजोर हो जाओगे। ऐसे में मम्मी पापा को क्या समझाएं? इसके ऊपर ना बड़ा सारा
मेरी स्टोरीज हैं। हाँ, आपके पास तो दादी नानी सब आते होंगे। ये क्या होता है, सबके मन में बैठ जाता है कि हम्म, इसके बिना स्ट्रेंथ नहीं आएगा, उसके बिना स्ट्रेंथ नहीं आएगा, और वो फिर वो अपना अपना जो ओपिनियन है उसी को सब पे थोपते हैं। उनको कोई ने बता दिया घी का है, और उसने अपनी दादी वादी को देखा घी खा रही थी, ताकत था, तो उसको बताया। हमारे पास इस तरह के दिमाग लेके आते हैं लोग। जैसे मैं बंगाली मिलता है, उसको बोलता हूँ घी तेल बंद कर दो, बोलता नो प्रॉब्लम सर। फिर मैं बोलता हूँ मछली बंद कर दो, बोलता मर जाऊंगा। और मारवाड़ी मिलता है, उसको मैं बोलता हूँ आप मछली बंद Fried. कर दो, बोलता है 1 लाख रुपए दोगे तो भी बंद खाऊंगा नहीं मछली। फिर वो बोलता है घी बिना मेरा रोटी अंदर उतरेगा भी नहीं। फिर हमें हरियाणा वाला मिल जाता है, बोलता है सब चीज छोड़ दूंगा, 2 लीटर दूध बिना ताकत मेरी खत्म हो जाएगी और खुशी खत्म हो जाएगी। और दिल्ली वाला मिलता है, बोलता है सर 2 पेग बिना लाइफ में क्या रहेगा। तो ये क्या है, सब दिमाग में बैठ जाता है कि इसके बिना जिंदगी में खुशी खत्म, ताकत खत्म। ये बकवास है, कुछ नहीं होता है। मुझे आपकी वेबसाइट में लिखी हुई इन 5 चीजों में से 3 तो है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये आपकी वेबसाइट में एक फोटो है जिसमें लिखा है आर यू सफरिंग फ्रॉम चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, numbness in the arms or legs, pain in the neck, jaw और back pain। इसमें से 3 चीजें हैं। अगर है तो पहला काम आपका लिपिड वगैरह करवाइए, बीपी शुगर चेक कराइए। अगर उनमें से भी 3-4 पॉजिटिव है तो फिर सीटी स्कैन बनता है। मैं आईटी कंपनी में वर्क करती हूँ और नाइट शिफ्ट की वजह से मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती। दिन में बस 4 to 5 आवर्स की स्लीप मिल पाती है। क्या मुझे हार्ट अटैक का सीरियस खतरा है और मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में? देखिए, नींद से हार्ट अटैक का बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, पर स्ट्रेस से है। जब और नींद नहीं नींद का लेता है तो स्ट्रेस। स्ट्रेस से बहुत रिश्ता है। तो अगर आप हाई स्ट्रेस जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको नींद लेने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है, या आपको पूरे दिन में इतना काम है जॉब के बाद भी कि आप संभाल ही नहीं पा रहे हो, और नींद का, अगर नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो दिन में सो जाओ। बोला दिन में भी काम कर रही हूँ तो फिर तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो गया। तो इन सच केस आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी स्ट्रेस से बढ़ती है। तो आप ये सब चेक कराओ, और अगर ये भी हाई है तो फिर आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो यू मस्ट टेक केयर, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा काम कर लोगे तो आप वर्ल्ड का बेस्ट आदमी बन जाओगे, पैसे वाले बन जाओगे। अपने काम को ऑर्गेनाइज करो, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करो। आवर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, योर एफर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में है तो 4-5 घंटा काम करके भी वही आउटपुट ला सकते हो जितना 12 घंटा या 14 घंटा काम करके लाओ। दुनिया का हर कार्डियोलॉजिस्ट उस रेस में जुड़ा हुआ है। नया स्टेंट टेक्नोलॉजी, मैं नई आपको तावी, बताऊं, नई वैल्व, नया। आप एक अलग रास्ते पे निकल गए। इसके पीछे की कहानी क्या है? स्टोरी समझाता हूँ कहाँ से शुरुआत हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी, मैं बोलना मेरे को पसंद आता है। मैं MBBS पास किया तो बड़ा कॉन्फिडेंट बन गया डॉक्टर होने के बाद कि मैं जो सीख के आया हूँ इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और कैसे सीखा, ना हमें डेड बॉडी दी गई, एक एक पार्ट्स किताब से मैच किए, सारे काट काट के एक एक पुर्जे देख लिया, और सब किताब में लिखा सब मिल भी गया। तो कॉन्फिडेंस हो गया किताब में जो लिखा हुआ फालतू की नहीं है, प्रूवन सही चीजें है। हैं। फिर हमें दवाइयाँ दी गई, ये दवाइयाँ कैसे काम करता है वो तो बता दिया। बोला ये मेढक को काटो, उसको जिंदा रखो, उसका ब्रेन एनेस्थेटाइज कर दो, उसके हार्ट में ये दवाई डाल के देखो हार्ट की स्पीड बढ़ रही है कि नहीं। एक बूंद डाला एड्रेनालिन, हार्ट की स्पीड बढ़ गई। बोला एड्रेनालिन से क्या होता है, हार्ट की स्पीड बढ़ती है, बीपी बढ़ती है। ये बीटा ब्लॉक कर रहा है, हार्ट की स्पीड को स्लो करता है। हमने डाला और एकदम हुआ। तो दिमाग में बैठ गया, जो सीखा इसमें कहीं कुछ भी गोलमाल नहीं है। फिर हमें बोला गया पेशेंट देख लो, पेशेंट मलेरिया का पेशेंट है, कारण हटाए और बीमारी ठीक, बुखार ठीक हो गया। तो हम ऐसे डॉक्टर बन गए जिसको अब कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। एंड फ्रॉम कैलकाटा आई शिफ्टेड टू दिल्ली। वहाँ पे एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। इट्स अ सरकारी का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। वहाँ मैं कार्डियोलॉजी में जूनियर रेसिडेंट था। एक पेशेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो आया मेरे पास, वो चलने में दर्द होता था, तो डायग्नोसिस पक्की हो गई, हार्ट का ही है, 70-80 ब्लॉक होगा। उसका एंजियोग्राफी नहीं थी, 86 की बात है। तो मैंने उसको दवाई दे दी। वो सॉर्बिट्रेट करके गोली होता था उस वक्त, जीप के नहीं ऐसे ही दिया जाता था। 3 सॉर्बिट्रेट दे दिए, 2 बीटा ब्लॉकर दे दिया, ब्लड पतला करने की दवाई दे दी, और हम लोग को ये सिखाया दवाई दे दो उसको आराम मिल जाएगा।
मरीज बोला कब आऊँ, बोला महीने भर बाद आ जाओ। महीने भर बाद आ जाओ, सर एकदम ठीक हो गया, आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो, इतनी कम एज में आपने तो एक ही दिन में मुझे ठीक कर दिया। अच्छा ठीक कुछ हुआ नहीं था, वो उसका रिलीफ मिल गया था उसको थोड़े में। अच्छा हम लोग को ये बताया गया था मरीज अगर ठीक है तो सेम टू सेम दवाई लिखो, बोलो कम अगेन आफ्टर सम टाइम, बंद मत कर देना। जैसे एंटीबायोटिक होता है बंद हो जाता, हार्ट में बोला था बंद नहीं करना, बीपी शुगर सबका दवाई चलता रहेगा। तो मैंने दवाई फिर सेम लिख दी। थोड़े दिन बाद वो बोलता फिर पेन हो रहा है, तो मैंने दवाई बढ़ा ली। फिर थोड़े दिन ठीक रहा, फिर थोड़े दिन बाद पेन हुआ, मैंने और बढ़ा ली। 15 टैबलेट तक गया। उसके बाद एक दिन उसको हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि उसकी ब्लॉकेज अंदर अंदर बढ़ रही थी। खाना पीना हमने कभी कुछ बोला ही नहीं उसको, जैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है भाई, टाइम ही नहीं। जब उसको हार्ट अटैक हुआ, मेरे ही हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हुआ। मैं भाग के गया, क्योंकि वो हर वक्त अप्रिशिएट करता था मेरे को। मैं बोला यार ये तो मेरा फेवरेट पेशेंट, इसको हार्ट अटैक हो गया। एंड देन एवरीबडी केम, बहुत ज़बरदस्त वॉर चला 3 घंटे तक। एक के बाद हंड्रेड्स ऑफ इंजेक्शन दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। वी कुड नॉट रिवाइव द पेशेंट, ही डाइड। डेथ सर्टिफिकेट बन गई। रिश्तेदार को बुलाया गया, उन्होंने बोला आप लोग ने बहुत कोशिश किया, 10-10 डॉक्टर मिलके हम लोग देखने आए थे, तो चलो चैप्टर क्लोज्ड। उस दिन मेरे दिमाग में फाइल खुल गया कि इस पेशेंट की डेथ कैसे हो गई, जब मैं ट्रीट कर रहा था। जब दूसरे डॉक्टर ट्रीट करे, हार्ट अटैक हो गया, आया मेरे पास तो डेथ हो गई, क्या करेगा हम। पर यहाँ तो मैं ही था खुद। उस दिन मैंने ढूंढना चालू किया। पहले सोचा दवाइयाँ गलती लिखी होगी, तभी मरा होगा ये पेशेंट, ऐसे कैसे मर जाएगा। दवाइयाँ करेक्ट थी। अब मैं सोचने लगा तो उस दिन सडनली रियलाइज किया वो आदमी मीट भी खाता था, एक्सरसाइज भी नहीं करता था, स्मोक भी करता था, ओवरवेट भी था, और ये सब की वजह से उसकी हार्ट अटैक हुई। अब मैं उस दिन बहुत दुखी हो गया। मैं बोला इसका मतलब मैं इसको ट्रीट ही नहीं कर रहा था, इसका तो बीमारी बढ़ रहा था, और एक दिन हार्ट अटैक होकर बढ़ नहीं था। 2-4 दिन बाद मैं अपने बॉस के पास पहुंच गया। मेरा बॉस को मैंने बोला सर मुझे कुछ सीरियस बात डिस्कस करना है। बोलता है मुझे मालूम है विमल, एक पेशेंट की डेथ हो गई, यू आर वेरी अपसेट। होता रहता है यार, ये तो होता ही रहता है, आईसीयू में इतने सारे पेशेंट मरते हैं, अपसेट होने से होगा। मैं बोला सर मैं पेशेंट के लिए अपसेट नहीं हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अपसेट हूँ। तो बोलते हैं व्हाट डू यू मीन। तो मैंने उनको बोला सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोज। अगर बीमारी बढ़ रही है, ये कैसा ट्रीटमेंट है जहाँ पे बीमारी बढ़ रहा है। मैं तो छोटे से ये सीखा था बीमारी रुक जाए या ठीक हो जाए, ये डॉक्टर का काम है। यहाँ बीमारी बढ़ रही है, आप बोलते ट्रीटमेंट हो रहा है। उनको समझ तो आ गया। बोलते तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल रहे। मैं बोला एग्जैक्टली ये तो बोलने आया हूँ मैं आपको, ये पूरी सिस्टम में गड़बड़ चल रहा है। अच्छा तब की बात कब की, जब ये 86 की बात है, आज हो गए 40 साल। मेरे बॉस ने मेरे को बोला था तुम एक छोटे से MBBS डॉक्टर हो, डोंट क्वेश्चन एवरीबडी। तुम्हारा काम था दवाई लिखना, तुमने लिखा, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। मैं बोला सर वो गलत खाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ेगी, तो मेरे पास ही तो आएगा। तो बोलता तुम उसकी दवाई बढ़ा देना। मैं बोला फिर आएगा, फिर बढ़ा देना। मैं बोला फिर हार्ट अटैक लेके आएगा, भर्ती कर लेना। मैं बोला फिर डेथ होगी, बोला सर्टिफिकेट दे देना, सरकार की तरफ से सारी चीज अप्रूव्ड है। बस उन्होंने मेरे को उस दिन कन्विंस नहीं कर पाए। बस उस दिन से मेरी लाइफ बदली। मैंने उनके बाद एक काम करना चालू कर दिया, हर मरीज को दवाई दे के बोल देता था ये दवाई जिंदगी भर भी खाओगे ना ठीक नहीं होगे। ठीक होना चाहते हो तो कल से ये वॉक करो, एक्सरसाइज करो, वजन कम करो, खाने में चीनी बंद करो, ये वो सिखाने लगा। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे क्या फालतू का टाइम खराब करते हो, क्या जरूरत है इतना बकवास करने और का। डॉक्टर के प्रोफेशन में टाइम ही सबसे प्रेशियस चीज है। हाँ, मैं 3 बजे तक काम करता था, वो 11-12 बजे खत्म करके भाग जाते थे। बट देन आई गॉट माई MD में मैंने यही रिसर्च लिया कि हार्ट के पेशेंट्स को मैं दवाइयों के साथ और क्या क्या दे सकता हूँ। मेडिकल कॉलेज से मरीज ले जाता था, योगा सेंटर में उनको वहाँ ट्रेनिंग देता था। एंड दैट वाज 2 years विच वॉज लर्निंग पीरियड फॉर मी। उसके बाद मैं एम्स वापस आया। एम्स में दिल्ली में एम्स ज्वाइन किया, 6 साल वहाँ काम किया। एंड माई रिसर्च वॉज दिस मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज। वाओ। कैसे करके ये सारे फैक्टर्स को एक साथ कंट्रोल करें। मेरे बॉस जो थे वो प्राइम मिनिस्टर के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट थे, और उनके साथ रह के फिर वहाँ पे हमने ये रिसर्च किया। देन आई केम टू इन टच विद डीन ऑर्निस, जो अमेरिकन डॉक्टर जी। एंड देन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने 300 पेशेंट वहाँ ट्रीट किए। वहाँ पे भी एम्स में मुझे सपोर्ट कम मिली, बट उसमें भी हमने बहुत नए तरीके निकाल के कर लिया, क्योंकि लोगों की डिमांड ये थी। वहाँ डॉक्टर्स से बात करो, हाँ विमल यू आर डूइंग वेरी गुड सर, आई वांट सम पेशेंट फॉर माय रिसर्च। अब वो आई विल डेफिनेटली गिव यू, कोई देता नहीं था। मैंने क्या किया, एक पत्रकार हमारे पेशेंट बने, उनको मैं बोला यार ये न्यूज़ स्प्रेड कर सकते हो कि एम्स में ऐसा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ICMR का, जिसमें हार्ट के पेशेंट को बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी का योगा, खाना पीना से ट्रीट किया जाता है। He got an article and it was printed in Times of India, Hindustan Times, everybody printed it.
because it was a great news. Yeah. And I had thousands of patients with me. Wow. Everybody was looking, कौन है डॉक्टर बिमल छाजन, मेरे को ये ट्रीटमेंट कराना हमसे. And that I could understand that people's demand is this. Nobody wants to do a surgery. And then after 5-6 years, I had about 300 patients who had done very well. तो मेरे को समझ आ गया था उनकी वाइफ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनके परिवार को पूरा सिखाना पड़ेगा. आई यूज्ड टू डू 3 days कैंप्स. 3 दिन उनको बैठाते थे मेरे संग, उनको योगा करवा के देते थे, उनका खाना पीना चेंज करते थे, उनको कुकिंग करके दिखा के देते थे, एंड दवाई भी लिख के देता था, दवाई की साइड इफेक्ट, दवाई की इफेक्ट, सब चीज़ समझा के देते थे. एंड दिस वेंट ऑन. मेरे को, मैं रिज़ाइन कर दिया एम्स से, और मैं उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर था. और उसके बाद मैंने पहली क्लिनिक खोली. मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट डाला, जिसको भी बाईपास नहीं करना, एंजियोप्लास्टी नहीं करना, एम्स से रिटायर्ड हूँ, आप आ जाओ मेरे पास. एंड स्टार्टेड, एंड दैट वेंट ऑल अक्रॉस. बॉम्बे से 2 पेशेंट गए कि मुझे बाईपास सर्जरी बोला गया, मैं नहीं करना चाहता. वो ट्रीटमेंट करके बोलते हैं, सर आप यहाँ क्यों नहीं कर लेते, वहाँ कर रहे हो दिल्ली में. मैं बोला आप अरेंज करो. उन्होंने जाके लोनावाला में एक कैंप अरेंज किया, वहाँ हमने 10 पेशेंट ले जाके ट्रीट किया. बॉम्बे में देखता हूँ लाइन लगा के लोग देख रहे हैं. मेरे एक बार में 2-2, 3-3 कैंप करने लगा बॉम्बे में, कि बॉम्बे में भरे हुए पेशेंट थे, वो थे बाईपास फेल वाले भी थे. 40 साल से आप लोगों को बिना बाईपास, बिना स्टेंट के, मैं ये कहूंगी फर्स्ट प्रिंसिपल फंडामेंटल्स के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं. क्योंकि मैं बहुत क्लियर था, एंड इट वाज प्रूवन, इट वाज, और एंड द रिजल्ट्स वर कमिंग. तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि रिजल्ट आएगा. एंड इट वेंट ऑन. एक के बाद एक जाता था मरीज, दूसरे को पकड़ के लाता था. ये बोलता था तेरे पैसे मैं दे रहा हूँ. तो वो एक हमने एक पुण्य हार्ट फाउंडेशन बनाया है. एम टू एजुकेट 140 crore Indians. No, I think thank you so much, doctor, for coming here and sharing all of this with us. I hope कि लोग ये एपिसोड बिल्कुल अच्छे से देखें, समझे. ये बहुत ही ज़रूरी एपिसोड है, अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए. और आज से ही अपने किचन में, अपने लाइफ में चेंजेस करें. हर एपिसोड यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, हर तरह के मेडिकल प्रोफेशनल्स आते हैं, और एंड में जाके हर एपिसोड 4 चीज़ों पे कंक्लूड होता है. टाइम पे सोना, खाना, एक्सरसाइज और स्ट्रेस. ये 4 चीज़ सबसे ज़्यादा एक्चुअली ना, Important. देयर इज अ डेमोग्राफिक चेंज. आगे जो बीमारियां होती थी इन्फेक्शन वाली होती थी. तो डायरिया उसमें में, लोग डिसेंट्री डायरिया में इंडिया में लोग डिसेंट्री मरते में, थे. कॉलेरा में, बुखार में, एन्केफेलाइटिस में, ट्यूबरक्लोसिस में, मलेरिया में लोग मरते थे. अब वो डेमोग्राफी चेंज हो गया, उनको हमने मेडिकल साइंस से कंट्रोल कर लिया है. तो हम बोलते हैं ना, मेडिकल साइंस सक्सेस है वो सब जगह में, फेलियर है लाइफस्टाइल वाली में. और अब जो डिजीज बर्डन है वो 75% ऑफ दीज डिजीजेस. तो वो जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है. जब वो हमारे यहाँ हम बोलते हैं यार, एक बीमारी का 10 टैबलेट नहीं है, 10 बीमारी का एक ही टैबलेट है. कि वो सारा लाइफस्टाइल बदल दो. और उसमें खाना का भी हम लोग बहुत एक्यूरेट कर चुके हैं, लाइफस्टाइल का भी, और दवाइयाँ भी दे रहे हैं. तो वी हैव नाउ ऑलमोस्ट कॉन्कर्ड द हार्ट डिजीज. बस ये है कि इसका स्केल अप करना. तो हम लोग अभी वही प्लान कर रहे हैं. वी आर मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज to show to people about what is heart disease, and we are looking for lot of volunteers. हमारी जो संस्था है पुण्य हार्ट फाउंडेशन, उससे हम लोग ने प्लान किया कि इंडिया के हर आदमी को एक मूवी दिखाएंगे वो हार्ट की बीमारी बनती कैसे. एंड इफ वी कैन रीच द masses, maybe we'll save millions of lives. I hope that you do this, and I'm so glad कि आप आज यहाँ आए, and in some small way what the health could be a part of this beautiful journey that you are on. Thank you so much for coming here, doctor. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट कीजिए. अगर आपको व्हाट द हेल्थ के और पॉडकास्ट देखने हो तो ट्राया हेल्थ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. लिसन टू द पॉडकास्ट ऑन Amazon Music included with your Prime membership.